उत्तराखंड की दुर्गम और ऊंची पर्वत श्रृंखलाओं की गहराई में एक ऐसी घाटी थी जो मानो दुनिया की रफ्तार से अछूती रह गई हो। यहीं पर भारतीय सेना की 19वीं गढ़वाल राइफल्स की 3री बटालियन तैनात थी, जिसे शेरदिल बटालियन के नाम से जाना जाता था। बटालियन का आधिकारिक नाम तो बड़ा गौरवशाली था, लेकिन सैनिकों के बीच इसे काले पानी का किला या वनवास जैसे निराशा भरे नामों से पुकारा जाता था। डिवीजन मुख्यालय से यहां पहुंचने में गाड़ी से 2 घंटे का घुमावदार और खतरनाक सफर तय करना पड़ता था। इस भौगोलिक अकेलेपन ने पूरी यूनिट को एक भारी घने कोहरे की तरह अपनी चपेट में ले रखा था। यूनिट में एक बटालियन मुख्यालय, 3 इन्फेंट्री कंपनियां और एक सपोर्ट कंपनी शामिल थी। यहां न तो तोपखाने का समर्थन था और न ही बख्तरबंद गाड़ियों का। यह केवल पैदल सैनिकों से बनी एक छोटी और साधारण सी टुकड़ी थी। इस अलग थलग पड़े साम्राज्य का एकमात्र और निर्विवाद राजा था बटालियन का कमांडिंग ऑफिसर लेफ्टिनेंट कर्नल विक्रम सिंह राठौड़। 40 के दशक के मध्य में राठौड़ ने अपने सैन्य जीवन का अधिकांश समय सीमावर्ती और कठिन इलाकों में बिताया था। शायद इसी वजह से या फिर अपने जन्मजात स्वभाव के कारण वह अधिकार और अहंकार के नशे में चूर रहता था। उसके कंधों पर लगे अशोक स्तंभ इस छोटे से किले के भीतर उसकी असीम शक्ति का प्रतीक थे। डिवीजन और ब्रिगेड कमांडरों की सीधी नजर से दूर होने की हकीकत ने उसे और भी निरंकुश बना दिया था। बटालियन की हर चीज उसके मिजाज के इर्द गिर्द घूमती थी और उसका मूड पूरी यूनिट के लिए मौसम की तरह था। सिपाही अर्जुन शर्मा का इस यूनिट में तबादला देर गर्मियों के अंत में हुआ, जब पहाड़ों में हवा में हल्की ठंडक घुलने लगी थी। अपनी रिक्रूट ट्रेनिंग बेहतरीन अंकों से पूरी करने और ड्राइवर ट्रेड मिलने के बाद उसे सीओ के ड्राइवर की पोस्टिंग मिलने की मन ही मन बड़ी उम्मीद थी। यूनिट के सर्वोच्च अधिकारी के सबसे करीब रहने का गौरव और यह धुंधली सी आशा कि शायद सामान्य पैदल सैनिकों की तुलना में उसे थोड़ी अधिक स्वतंत्रता मिलेगी, यही उसकी उम्मीदों का कारण था। लेकिन उसकी उम्मीदों को चकनाचूर होने में ज्यादा समय नहीं लगा। जिस दिन अर्जुन पहली बार लेफ्टिनेंट कर्नल विक्रम सिंह राठौड़ से मिला, वह सीओ ऑफिस के सोफे पर लगभग लेटा हुआ था। टेलीविजन पर एक कॉमेडी शो देख रहा था और चिप्स के टुकड़े गिरा रहा था। दरवाजे पर दस्तक की आवाज सुनकर उसने बड़ी बेरुखी से सिर घुमाया। उसकी आंखों में नए ड्राइवर के लिए न तो कोई दिलचस्पी थी और न ही कोई उम्मीद। वह बस एक नए खिलौने या अपने पाताने की थी, साथ ही बड़ा की मती काख लेना, हाथ पैर का काम करने वाले एक नए औजार को देख रहा था। तू है नया ड्राइवर, क्या नाम है तेरा? सिपाही अर्जुन शर्मा। सर, आज से आपकी गाड़ी चलाने का हुक्म मिला है सर। जय हिंद, अर्जुन ने सावधान की मुद्रा में कड़क आवाज में कहा, लेकिन कर्नल राठौड़ ने बस बेपरवाही से हाथ हिला दिया। ठीक है, गाड़ी चलानी आती है ना? अगर कोई गड़बड़ की तो सीधा कंपनी की फावड़ा पार्टी में भेज दूंगा, समझ गया? यह उनकी पहली मुलाकात थी। इसके बाद अर्जुन का सैन्य जीवन कर्नल राठौड़ के निजी सचिव और घरेलू नौकर से ज्यादा कुछ नहीं था। उसका मुख्य काम सीओ को दफ्तर से घर और घर से दफ्तर ले जाना था, लेकिन हकीकत में सैन्य कार्यों से कहीं ज्यादा उसके निजी काम होते थे। सप्ताहांत की सुबह अर्जुन को देर तक सोते रहने वाले राठौड़ के सरकारी क्वार्टर पर जाकर उसकी निजी कार धोनी पड़ती थी। दोपहर में शहर के किसी मशहूर ढाबे पर जाकर उसके लिए खाना पैक करवाना होता था। शाम को उसकी पत्नी द्वारा दी गई किराने की सूची का सामान खरीदना पड़ता था, और हद तो तब हो गई जब उसे कर्नल के बच्चों को ट्यूशन छोड़ने और लाने का काम भी सौंप दिया गया। सेना की अधिकारी गाड़ी एक सरकारी संपत्ति थी, जिसका उपयोग केवल आधिकारिक कार्यों के लिए किया जाना था, लेकिन कर्नल राठौड़ के लिए यह उसकी अपनी कार से कम नहीं थी। वह एक पैसा पेट्रोल का खर्च किए बिना अर्जुन से अपने तमाम निजी काम करवाता था। अर्जुन जानता था कि यह सरासर गलत है, यह कर्नल राठौड़ के तक न सरकर, लेकिन एक नए सिपाही के पास यूनिट के राजा का विरोध करने का कोई तरीका नहीं था। चुपचाप आदेशों का पालन करना ही यहां जीवित रहने का एकमात्र तरीका था। बटालियन के दूसरे अधिकारियों और सैनिकों की हालत भी कुछ अलग नहीं थी। राठौड़ को यूनिट के संचालन में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वह दिन में काम के समय मटर गश्ती करता हुआ आता, कुछ फाइलों को उलटने पुलटने का नाटक करता और फिर अपने दफ्तर में घुसकर या तो स्टॉक मार्केट देखता या सो जाता। सारी वास्तविक जिम्मेदारी कंपनी कमांडरों, सूबेदार, मेजर और एडजुटेंट पर थी।
वे राठौड़ की लापरवाही और कर्तव्यहीनता के बीच किसी तरह यूनिट को चलाने के लिए जी जान से जुटे रहते थे। लेकिन अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने में राठौड़ कोई आलस नहीं करता था। उसे छोटी छोटी बातों का बतंगड़ बनाकर सभी के सामने अधिकारियों का अपमान करने में मजा आता था। विशेष रूप से पहली कंपनी के कमांडर कैप्टन आलोक वर्मा, जो अपने काम में बेहद ईमानदार और सही को सही कहने वाले अधिकारी थे, राठौड़ के उत्पीड़न का मुख्य निशाना थे। कैप्टन वर्मा, यह क्या रिपोर्ट बनाई है? किसी बच्चे ने लिखी है? अगर दिमाग होता तो ऐसा नहीं लिखते। IMA से पास हुए हो और यह हाल है। वह सबके सामने रिपोर्ट को मोड़कर कैप्टन वर्मा के चेहरे पर फेंकने से भी नहीं हिचकिचाता था। कैप्टन वर्मा हर बार अपमान का घूंट पीकर रह जाते, लेकिन उनके चेहरे पर गहरी लाचारी और गुस्सा साफ दिखाई देता था। सैनिकों के प्रति उसका रवैया और भी बुरा था। वह उन्हें इंसान नहीं समझता था। आते जाते किसी सिपाही से उसका नाम और नंबर पूछना, और फिर आवाज धीमी है या वर्दी ठीक नहीं है जैसे कारणों से उसे पूरे साजो सामान बैटल लोड के साथ परेड ग्राउंड के चक्कर कटवाना आम बात थी। उसकी नजर में सैनिक केवल उसके अधिकार की पुष्टि करने वाले वस्तु थे। ऐसा नहीं था कि राठौड़ हमेशा आलसी रहता था। वह केवल तभी फुर्तीला होता था जब डिवीजन या कोर से कोई निरीक्षण इंस्पेक्शन आने वाला होता था, या कोई जनरल रैंक का अधिकारी यूनिट का दौरा करने वाला होता था। ऐसे दिनों में वह एक बदला हुआ इंसान लगता था। सुबह तड़के उठकर अपनी वर्दी पर कड़क इस्त्री करके वह यूनिट के कोने कोने में घूमकर चिल्लाता था। जिन बगीचों की तरफ वह कभी देखता भी नहीं था, वहां की एक एक घास और स्टोर के सामान की सूची तक वह एक आदर्श कमांडर होने का अभिनय करता था। सैनिक और अधिकारी उसकी इस दोहरी भूमिका से घृणा करते थे, लेकिन उसके आदेशों का पालन करते हुए उन्हें कई रातें जागकर पूरी यूनिट को चमकाना पड़ता था। जैसे ही कार्यक्रम समाप्त होता और उच्च अधिकारी संतुष्ट होकर लौट जाते, राठौड़ फिर से अपने पुराने आलसी और अहंकारी तानाशाह के रूप में वापस आ जाता था। इस पाखंडी नाटक के दोहराव ने काले पानी के किले में कैद लोगों के दिलों में गहरी निराशा और कड़वाहट भर दी थी। अर्जुन यह सब बहुत करीब से देख रहा था। CO के दफ्तर के दरवाजे से छनकर आती राठौड़ की दहाड़ें, अधिकारियों की दबी हुई आहें और परेड ग्राउंड पर हांफते हुए अपने साथियों के चेहरे देखकर वह सोचता था कि यह जगह शायद सेना नामक इस विशाल संगठन का सबसे अंधेरा और सड़ा हुआ कोना है, और वह खुद इस भ्रष्टाचार के केंद्र में बैठे राजा का रथ चलाने वाला सारथी है। लेकिन वह अभी तक यह नहीं जानता था कि निराशा की यह अंतहीन सुरंग उसी के कारण एक भयानक तूफान का सामना करने वाली है। समय धीरे धीरे बीतता गया और अर्जुन के कंधों पर भी नायक की 2 धारियां सज गईं। वह अब लांस नायक अर्जुन शर्मा था। रैंक तो बढ़ गया, लेकिन उसकी स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ, बल्कि समय के साथ लेफ्टिनेंट कर्नल विक्रम सिंह राठौड़ का निजी और पेशेवर जीवन के बीच का भेद खत्म होता गया और उसका अत्याचार और भी खुला और दुस्साहसी हो गया। अब वह अर्जुन को न केवल यूनिट के अंदर बल्कि अपने क्वार्टर पर भी बेझिझक बुलाकर निजी काम करवाने लगा था। एक सप्ताहांत की दोपहर अर्जुन को बड़ी मुश्किल से मिले। अपने खाली समय में वह बैरक में अपने बिस्तर पर लेटा हुआ एक पत्र लिख रहा था। यह पत्र उसके पिता, जो सख्त होने के बावजूद उसे दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करते थे, और उसकी माँ, जो हमेशा अपनी गर्म मुस्कान से उसकी चिंता करती थीं, के लिए था। माता पिता के इस सवाल पर कि सैन्य जीवन कैसा चल रहा है, वह हमेशा की तरह लिख रहा था कि अच्छे सीनियर्स और अधिकारियों की बदौलत वह अच्छी तरह से ढल गया है। वह यहाँ की सच्चाई बताने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। वह उन्हें चिंतित नहीं करना चाहता था, और साथ ही अपनी कमजोरी को स्वीकार करना उसके स्वाभिमान को गवारा नहीं था। तभी बैरक का दरवाजा जोर से खुला और ड्यूटी पर मौजूद एनसीओ ने उसे तेजी से पुकारा। अर्जुन, कहाँ है तू? जल्दी CO साहब के क्वार्टर पर जा, साहब ने बुलाया है। अर्जुन का दिल बैठ गया। छुट्टी के दिन बुलावा ज्यादातर किसी बुरी खबर का संकेत होता था। वह लिखे हुए पत्र को अपनी अलमारी में ठूंसकर वर्दी पहनकर बाहर की ओर भागा। CO का क्वार्टर यूनिट के मुख्य द्वार से कुछ ही दूरी पर स्थित ऑफिसर्स कॉलोनी में था। हांफता हुआ जब वह क्वार्टर के सामने पहुंचा तो एक कठोर चेहरे के साथ कर्नल राठौड़ अपनी बाहें बांधे उसका इंतजार कर रहा था। साले, इतना धीरे क्यों आता है? जब बुलाऊं तो उड़कर आना चाहिए। क्या कर रहा था? माफ कीजिए सर, अर्जुन ने सिर झुकाया। राठौड़ ने अपनी ठुड्डी से अपार्टमेंट के बगीचे की ओर इशारा किया।
बगीचे में उसकी पत्नी द्वारा लगाए गए कई तरह के फूल और छोटे पौधे थे, लेकिन उनमें से कुछ मुरझाकर पीले पड़ गए थे। वह देख रहा है, तेरी मैडम कुछ दिनों के लिए घर से बाहर क्या गईं, पौधों का यह हाल हो गया। जा, अभी जाकर पानी दे और सारी जंगली घास निकाल, एकदम साफ कर दे। जी मैं सर। अर्जुन को एक पल के लिए अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। एक सैनिक को, वह भी ड्यूटी के समय के बाद, सप्ताहांत में सीओ के निजी क्वार्टर के बगीचे को साफ करने का आदेश दिया जा रहा था। यह एक स्पष्ट रूप से निजी और अनुचित आदेश था, लेकिन राठौड़ की आंखों में एक जानलेवा चमक थी, जैसे कह रही हो, मेरे आदेश पर सवाल उठाने की हिम्मत कैसे हुई? तो क्या यहां तेरे अलावा कोई और है? बातें बहुत बनाता है। 1 घंटे बाद आकर देखूंगा, अगर एक भी तिनका गंदा मिला तो जान ले लूंगा। यह कहकर राठौड़ गुस्से में अपने घर के अंदर चला गया। अर्जुन असहाय सा बगीचे के सामने खड़ा रहा। आसपास से गुजरने वाले दूसरे सैन्य परिवारों की चुभती हुई निगाहें उसे महसूस हो रही थीं और उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया। गहरे अपमान की भावना ने उसे जकड़ लिया। वह यहां एक सैनिक बनने आया था, किसी का माली बनने नहीं। लेकिन वह विरोध नहीं कर सकता था। उसने पास के नल से एक पुरानी बाल्टी में पानी भरा और घुटनों के बल बैठकर जंगली घास उखाड़ना शुरू कर दिया। उसके नाखूनों में मिट्टी भर गई और एक नुकीले पत्थर से उसकी उंगली छिल गई। शारीरिक दर्द से ज्यादा मानसिक अपमान उसे पीड़ा दे रहा था। उसके दिल में कुछ ऐसा था जो बहुत मजबूत था, लेकिन अब धीरे धीरे छटकने लगा था। उस दिन के बाद राठौड़ की मांगें और भी बढ़ गईं। अर्जुन अब केवल उसका निजी काम करने वाला नहीं, बल्कि उसकी भड़ास निकालने का जरिया भी बन गया था। जिस दिन स्टॉक मार्केट में उसे नुकसान होता, वह पूरी रास्ते कार में गालियां बकता रहता। अगर डिवीजन कमांडर से उसे डांट पड़ती तो वह खराब ड्राइविंग का बहाना बनाकर अर्जुन का अपमान करता। ऐसे गाड़ी चलाएगा तू? आदमी को डरा रहा है। तेरे जैसे आदमी को तो स्टीयरिंग व्हील पकड़ने का भी हक नहीं है। उतर अभी। एक बार तो उसने शहर के बीच में गाड़ी रुकवा दी, खुद टैक्सी लेकर चला गया और अर्जुन को अकेले गाड़ी लेकर यूनिट वापस आने पर मजबूर कर दिया। अर्जुन को खाली यात्री सीट को देखते हुए कई बार अपने आंसू रोकने पड़े। यह असामान्य स्थिति यूनिट के दूसरे अधिकारियों की नजर में भी थी, लेकिन किसी में भी राठौड़ के सामने इस मुद्दे को उठाने की हिम्मत नहीं थी। इसके विपरीत कुछ अधिकारी राठौड़ को खुश करने के लिए अर्जुन के साथ और भी बुरा व्यवहार करते थे। ऑपरेशन ऑफिसर मेजर संदीप त्यागी राठौड़ की अनुपस्थिति में अर्जुन को बुलाकर अपने जूते पॉलिश करवाता या कॉफी बनवाता, जैसे वह राठौड़ के व्यवहार की नकल कर रहा हो। यह सत्ता के सामने झुकने और कमजोरों पर रौब जमाने का एक कायरतापूर्ण प्रदर्शन था। इस माहौल में अर्जुन का एकमात्र समर्थक यूनिट के सूबेदार मेजर भोलाराम थे। दशकों के सैन्य जीवन के अनुभव ने उन्हें अनुभवी बना दिया था और वह यूनिट की हर नस से वाकिफ थे। उन्होंने राठौड़ जैसे कई अधिकारी देखे थे और वह एक कड़वी मुस्कान के साथ चुपचाप अपना काम करते हुए यूनिट को संभालने की कोशिश करते थे। एक शाम जब अर्जुन अकेले मोटर गैराज में गाड़ी की मरम्मत कर रहा था, सूबेदार मेजर चुपचाप उसके पास आए और उसे एक गर्म कॉफी का कप थमाया। अर्जुन बेटा, बहुत मुश्किल हो रही है। उस एक सवाल ने अर्जुन के अंदर दबी हुई सारी भावनाओं को बाहर निकाल दिया। वह सिर नहीं उठा सका और तेल लगे हाथ से अपनी आंखें पोंछने लगा। मुश्किल से ज्यादा, सूबेदार मेजर साहब, मुझे यह समझ नहीं आ रहा कि मैं यह सब क्यों कर रहा हूं। मैं एक सैनिक हूं या सिर्फ एक ड्राइवर, मुझे नहीं पता। सूबेदार मेजर ने चुपचाप अर्जुन के कंधे पर हाथ रखा। फौज ऐसी ही जगह है बेटा, यहां हर तरह के लोग मिलते हैं, खासकर जब किसी ऐसे आदमी के नीचे काम करना पड़े जिसे अपनी औकात का पता ना हो और बस रैंक का घमंड हो तो और भी मुश्किल हो जाता है। सूबेदार मेजर ने कुछ देर रुककर धीमी आवाज में कहा, लेकिन एक बात याद रखना, एक सैनिक की पहचान उसके रैंक से नहीं, बल्कि अपनी जगह पर डटकर अपना कर्तव्य निभाने की भावना से होती है। अभी तुम्हें यह सब अन्यायपूर्ण और अपमानजनक लग रहा होगा, लेकिन अंत में यह सब तुम्हारे सैन्य जीवन का एक हिस्सा बन जाएगा। हिम्मत मत हारना बेटा, जो टिकता है वही जीतता है। सूबेदार मेजर के इन सीधे सादे शब्दों ने अर्जुन को थोड़ी ताकत दी। लेकिन क्या उनकी बात सही थी? क्या सिर्फ टिके रहना ही जवाब था? अर्जुन के मन में एक और सवाल उठने लगा था,
क्या इस अन्याय को चुपचाप सहना और टिके रहना एक सैनिक के रूप में सही था? क्या वह भी इस चुप्पी के अपराध में एक कायर भागीदार नहीं बन रहा था? उस रात अर्जुन सो नहीं सका। बैरक की खिड़की से बाहर अनगिनत तारे चमक रहे थे, लेकिन उसका मन एक ऐसे घने अंधेरे में कैद था जहां कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। दरार पड़ चुकी थी और उस दरार से धीरे धीरे क्रोध नामक एक ठंडी हवा अंदर आ रही थी। यह छोटी सी दरार जल्द ही उस मजबूत दिखने वाले किले की पूरी दीवार को ढाने वाली एक विशाल भूस्खलन की शुरुआत बनेगी। इस बात का अंदाजा न तो विक्रम राठौड़ को था और न ही खुद अर्जुन को। पतझड़ के गहराने के साथ शेरदिल बटालियन में असामान्य रूप से हलचल बढ़ गई। इसे कोर मुख्यालय द्वारा आयोजित होने वाले संसदीय रक्षा समिति के दौरे के लिए चुना गया था। यह एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम था जिसमें सांसद सीधे यूनिट का दौरा करके यह जांचने वाले थे कि जांच के लिए लोग समाधान। मुख्यमंत्री ने सांसद की हलचल बटालियन में असामान्य रूप से हलचल बटालियन में असामान्य रूप से हलचल बटालियन रक्षा बजट का सही इस्तेमाल हो रहा है या नहीं और यूनिट का संचालन पारदर्शी है या नहीं। यह खबर मिलते ही यूनिट में हड़कंप मच गया, जैसे कोई युद्ध छिड़ गया हो। और इस हंगामे के केंद्र में था लेफ्टिनेंट कर्नल विक्रम सिंह राठौड़, जिसने अपनी सामान्य सुस्ती को त्याग कर एक आदर्श कमांडर का रूप धारण कर लिया था। वह एक सोए हुए ज्वालामुखी की तरह जाग उठा था और उससे ऊर्जा का एक भयानक विस्फोट हो रहा था। वह सुबह बिगुल बजने से पहले ही दफ्तर पहुंच जाता और देर रात तक यूनिट में रहकर अधिकारियों को दौड़ाता रहता था। उसकी आंखें बाज की तरह तेज हो गई थीं और उसकी आवाज में जैसे लाउड स्पीकर लग गया था। स्टोर में पड़े उन जंग लगे फावड़ों का क्या, अभी के अभी उन पर नया पेंट करो। बगीचे की क्यारियों की लाइन टेढ़ी है, उसे सीधा करो। संतरी पोस्ट पर खड़े गार्ड की वर्दी देखो। ऐसी मानसिक स्थिति के साथ क्या वह सीमा की रक्षा करेगा? उसकी दहाड़ें दिन रात यूनिट के कोने कोने में गूंजती रहती थीं। जिन सैनिक मेस के मेनू की तरफ वह कभी देखता नहीं था, अधिकारियों के दफ्तर की फाइलों की व्यवस्था और यहां तक कि शौचालय में टॉयलेट पेपर रोल के कोण तक, कुछ भी उसकी आलोचना से नहीं बच सकता था। यह सब दिखावे के लिए था। उसे यूनिट की वास्तविक युद्ध क्षमता या सैनिकों के कल्याण में कोई दिलचस्पी नहीं थी। केवल सांसदों की आंखों में एक दिन के लिए एक आदर्श तस्वीर पेश करने के लिए पूरी यूनिट एक विशाल नाटक के मंच में तब्दील हो रही थी। सैनिक और अधिकारी लगातार काम और रात की ड्यूटी से थककर चूर हो गए थे। उनका निजी समय कब का खत्म हो चुका था और सप्ताहांत में भी पूरी यूनिट को घास काटने, पेंट करने और साफ सफाई में लगा दिया जाता था। सभी के चेहरों पर थकान और असंतोष था, लेकिन किसी में भी खुले तौर पर शिकायत करने की हिम्मत नहीं थी। राठौड़ के खौफ के आगे सबने अपनी जुबान बंद कर रखी थी। अर्जुन भी इस विशाल दिखावे से बच नहीं सका। उसका काम राठौड़ को डिवीजन या कोर मुख्यालय ले जाना, विभिन्न रिपोर्टें जमा करना और दौरे के लिए आवश्यक सामान लाना था। राठौड़ कार में भी एक पल के लिए शांत नहीं बैठता था। वह या तो फोन पर किसी को चिल्ला रहा होता था या फिर अपने वरिष्ठों से बेहद चापलूसी भरी आवाज में बात कर रहा होता था। अर्जुन ये सामने में बात कर रहा, वह परिपाकी परिपरी प्रभाता रियर व्यू मिरर में उसके इस दोहरे चेहरे को देखकर गहरी घृणा महसूस करता था। संसदीय समिति के दौरे से कुछ दिन पहले राठौड़ ने सभी कंपनी कमांडरों और स्टाफ अधिकारियों को अपने दफ्तर में बुलाया। उसकी मेज पर दौरे में पूछे जाने वाले संभावित प्रश्नों और उनके आदर्श उत्तरों से भरे दस्तावेजों का एक बंडल पड़ा था। ध्यान से सुनो, यह दौरा हमारी यूनिट के भविष्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। खासकर तुम कंपनी कमांडरों को अपना दिमाग खुला रखना होगा। हो सकता है कि सांसद सैनिकों से अकेले में बात करना चाहें। उस स्थिति के लिए पहले से ही पूरी तैयारी कर लो। राठौड़ ने कुछ चुने हुए आदर्श सैनिकों की एक सूची सामने रखी। ये वे सैनिक थे जो आमतौर पर बिना किसी शिकायत के चुपचाप अपना काम करते थे या थोड़े भोले थे जो जैसा कहा जाए वैसा ही करते थे। इन सैनिकों को इस तरह से सिखाओ। अगर पूछा जाए कि क्या वे यूनिट के जीवन से संतुष्ट हैं, तो जवाब होना चाहिए, बहुत संतुष्ट हूं सर। अगर पूछा जाए कि क्या कोई बदसलूकी या कोई समस्या है, तो कहना है हमारी यूनिट एक परिवार की तरह है, ऐसी कोई बात नहीं है। खाना कैसा है, सोने की जगह आरामदायक है। हर सवाल का जवाब सकारात्मक होना चाहिए। सबके जवाब एक जैसे होने चाहिए, समझ गए? पहली कंपनी के कमांडर कैप्टन आलोक वर्मा ने धीरे से अपनी बात रखी। सर,
लेकिन यह सच नहीं है। सैनिकों की वास्तविक समस्याओं को छिपाना और उन्हें झूठ बोलने के लिए मजबूर करना गलत हो सकता है। उसी पल राठौड़ का चेहरा पत्थर की तरह सख्त हो गया। उसने हाथ में पकड़ी छड़ी से मेज पर जोर से मारा। कैप्टन वर्मा, क्या तुम मेरे आदेश पर सवाल उठा रहे हो? लगता है तुम्हें हर बात में नुक्स निकालने की आदत हो गई है। होश में रहो, यह हम सबके भले के लिए है। क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारी वजह से पूरी यूनिट का नाम खराब हो और डिवीजन कमांडर साहब की बेइज्जती हो? जो अच्छा है वही अच्छा होता है। इतने सिद्धांतवादी मत बनो। राठौड़ ने कैप्टन वर्मा को गुस्से से घूरा और फिर दूसरे अधिकारियों को चेतावनी दी। बाकी सब भी सुन लो। अगर किसी ने कोई फालतू बात की तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। बस यह दौरा शांति से निकल जाए, फिर सब आराम से रहेंगे। इसलिए बस थोड़ी और मेहनत कर लो। उसके शब्द धमकी और फुसलाने का मिश्रण थे। सभी अधिकारियों ने मुंह बंद करके सिर झुका लिया। वे सच बोलना चाहते थे, लेकिन बदले की कार्रवाई और नुकसान के डर से उन्होंने चुप्पी साध ली। अर्जुन दरवाजे के बाहर यह सारी बातचीत सुन रहा था और उसका दिल ठंडा पड़ता जा रहा था। उस कमरे के अंदर सच को झूठ से ढका जा रहा था और न्याय अन्याय के सामने घुटने टेक रहा था। संसदीय समिति का दौरा, जो सेना नामक संगठन को स्वस्थ रखने के लिए था, एक भ्रष्ट अधिकारी की कुर्सी बचाने के लिए एक नाटक में बदल रहा था। आखिरकार दौरे का दिन आ गया। यूनिट को एक नई दुल्हन की तरह पूरी तरह से सजाया गया था। परेड ग्राउंड पर एक भी धूल का कण नहीं था और सभी इमारतें नए पेंट से चमक रही थीं। जब सांसदों को ले जा रही काली गाड़ियां मुख्य द्वार से गुजरीं, तो कतार में खड़े सैनिकों ने एक सुर में और बुलंद आवाज में उन्हें सलामी दी। राठौड़ ने अपने चेहरे पर एक शांत और आत्मविश्वासी मुस्कान के साथ बड़ी ही वाक्पटुता से यूनिट की स्थिति पर एक ब्रीफिंग दी। उसने तैयार किए गए आंकड़ों और रिपोर्टों का हवाला देते हुए जोर देकर कहा कि उसके नेतृत्व में यूनिट कितनी कुशलता से चल रही है और सैनिकों का मनोबल आसमान छू रहा है। उसका अभिनय इतना परिहार अब परी हजार की है। उसका अभिनय इतना खास में परी हजार की है था कि कोई भी बाहरी व्यक्ति जो यूनिट की हकीकत नहीं जानता था, उसे एक सक्षम और समर्पित कमांडर मान लेता। अर्जुन कार्यक्रम स्थल के एक कोने से यह सब देख रहा था। पाखंड और झूठ से बने मंच पर स्पॉटलाइट में नाचते हुए राठौड़ का चेहरा उसे घृणित लग रहा था और उस मंच को सहारा देने के लिए इस्तेमाल किए गए अनगिनत सैनिकों और सच जानते हुए भी चुप रहने वाले अधिकारियों के चेहरों को देखकर उसे गहरा दुख हुआ। सांसदों का यूनिट का दौरा जारी रहा। उन्होंने साफ सुथरे बैरकों और आधुनिक सुविधाओं से लैस जिम को देखकर संतोष व्यक्त किया। राठौड़ द्वारा पहले से तैयार किए गए सैनिकों के साथ एक संक्षिप्त बैठक में भी पहले से सिखाए गए जवाब ही मिले कि वे हर चीज से संतुष्ट हैं। सब कुछ राठौड़ की पटकथा के अनुसार पूरी तरह से चल रहा था। कार्यक्रम लगभग समाप्त होने वाला था जब एक पहली बार के सांसद ने एक अप्रत्याशित सवाल पूछा। कमांडिंग ऑफिसर साहब, आपकी ब्रीफिंग बहुत अच्छी थी, लेकिन मेरे मन में एक सवाल है। क्या मैं कमांडिंग ऑफिसर की गाड़ी की लॉगबुक देख सकता हूं? मैं इसे ईंधन खर्च के विवरण के साथ जांचना चाहता हूं। उस पल राठौड़ के चेहरे पर जो हल्की सी घबराहट आई, वह अर्जुन की नजरों से नहीं बची। लॉगबुक, यह राठौड़ की सबसे बड़ी कमजोरी थी। आधिकारिक काम के बहाने निजी कामों के लिए गाड़ी का इस्तेमाल करने के सारे रिकॉर्ड उसी में होंगे। बेशक उसने क्लर्क से कहकर बहुत कुछ बदलवा दिया होगा, लेकिन यह पूछा बदल करते हैं कि आधिकारिक काम के बहाने की बात ही किसी तान करते हैं। अर्जुन का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसके दिमाग में एक विचार कौंधा कि शायद यही वह पहला धागा हो सकता है जो इस विशाल नकाब को उतार फेंकेगा। नाटक अभी खत्म नहीं हुआ था। सबसे शानदार क्षण बीत चुका था और अब पाखंडियों के नकाब एक एक करके उतरने का समय आ रहा था। संसदीय समिति का दौरा लेफ्टिनेंट कर्नल विक्रम सिंह राठौड़ की हाजिर जवाबी और पूरी तैयारी की बदौलत बिना किसी बड़ी समस्या के समाप्त होता दिख रहा था। लॉग बुक की मांग करने वाले उस युवा सांसद के तीखे सवाल को भी पहले से तैयार किए गए जाली दस्तावेजों और ऑपरेशन ऑफिसर की चतुर बातों ने कमजोर कर दिया। राठौड़ ने सांसदों को विदा करते हुए एक एक करके उनके हाथ पकड़े और भविष्य में भी देश और सेना के लिए समर्पित रहने के झूठे वादे किए। सब कुछ अपनी जगह पर लौट आया। नहीं, यह कहना ज्यादा सही होगा कि सब कुछ अपनी सड़ी गली पुरानी स्थिति में लौट आया था। दौरे के लिए जबरन पैदा की गई ऊर्जा एक झूठ की तरह गायब हो गई और यूनिट फिर से गहरी सुस्ती और निराशा के दलदल में डूब गई।
राठौड़ दौरे को सफलतापूर्वक संपन्न कराने की राहत और आत्मविश्वास में पहले से भी ज्यादा अहंकारी और विलासी जीवन जीने लगा। वह अब यूनिट के काम के घंटों की परवाह किए बिना अपने दोस्तों के साथ गोल्फ खेलने या शहर के महंगे रेस्टोरेंट में दोपहर में शराब पीने लगा था। और हर बार गाड़ी चलाने की जिम्मेदारी बेशक अर्जुन की होती थी। अर्जुन शराब के नशे में लाल चेहरे वाले राठौड़ के दोस्तों को महंगी विदेशी कारों से उतरते देखता और उनकी बातों से उसे यह धुंधला सा अंदाजा हो गया था कि राठौड़ का सैन्य सामग्री की आपूर्ति करने वाले ठेकेदारों के साथ अनुचित संबंध है। विक्रम, इस बार जो नई वर्दी आ रही है उसका ठेका हमारी कंपनी को दिलवा दे, मैं तेरा पूरा ध्यान रखूंगा। अरे गिमसाजांग, धीरे बोल, कोई सुन लेगा, मैं देख लूंगा, तू चिंता मत कर, आज तो बस शराब पी। कार के अंदर उनकी यह गुप्त बातचीत अर्जुन के कानों में एक एक करके चुभ रही थी। उसे यह महसूस होने लगा था कि वह एक बड़े अपराध का भागीदार बन रहा है। उसे यकीन हो गया था कि राठौड़ का भ्रष्टाचार केवल सैनिकों को परेशान करने और निजी लाभ कमाने तक सीमित नहीं है, बल्कि वह पूरी सेना के अनुशासन को दीमक की तरह खा रहा है। इसी बीच अर्जुन के जीवन में एक छोटा सा बदलाव आया। उसे मोबाइल फोन इस्तेमाल करने की इजाजत मिल गई थी। काम के बाद शाम को और सप्ताहांत में उसे सीमित समय के लिए ही सही बाहरी दुनिया से जुड़ने का एक जरिया मिल गया था। वह हर शाम अपने माता पिता से बात करके अपने कठिन सैन्य जीवन में थोड़ी शांति पाता था। खासकर अपने पिता, जो खुद एक पूर्व सैन्य अधिकारी थे, के साथ बातचीत उसे बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर देती थी। बेटा, फौज में सब कैसा चल रहा है? तुम्हारे कमांडिंग ऑफिसर कैसे हैं? पिता हमेशा यूनिट के माहौल और कमांडर के बारे में पूछते थे। अर्जुन सच बताने की हिम्मत नहीं कर पाता था और टाल मटोल कर देता था। जी पिताजी, सब ठीक है, सब लोग अपनी अपनी जगह पर मेहनत कर रहे हैं। सेना ऐसी ही होती है। वहां एक लीडर कितना महत्वपूर्ण होता है यह गहराई से महसूस होता है। एक अच्छा कमांडर अपने अधीनस्थों का सम्मान पाता है और यूनिट को एकजुट करता है, लेकिन एक बुरा कमांडर पूरे संगठन को बीमार कर देता है। तुम्हें वहां क्या देखने और सीखने को मिल रहा है, इस पर खुद विचार करना। पिता के शब्द हमेशा अर्जुन के दिल पर एक भारी बोझ डाल देते थे। वह अभी क्या देख और सीख रहा था? अन्याय पर चुप रहना, सत्ता के सामने झुकना और अपनी अंतरात्मा को धोखा देना। जब भी उसे अपने पिता का चेहरा याद आता, उसे गहरा अपराध बोध और शर्मिंदगी महसूस होती थी। यूनिट का निराशाजनक माहौल बेकाबू हो गया था। राठौड़ की लगातार गालियों और अपमान को सहन न कर पाने के कारण पहली कंपनी के कमांडर कैप्टन आलोक वर्मा ने आखिरकार अपना तबादला करवा लिया। वह यूनिट के सदस्यों को ठीक से अलविदा कहे बिना चुपचाप अपना सामान पैक करके चले गए। उनकी खाली कुर्सी यूनिट के सभी अधिकारियों के लिए एक स्पष्ट चेतावनी की तरह थी, यह दिखाते हुए कि अन्याय का विरोध करने वाले का यही हश्र होता है। कैप्टन वर्मा के जाने के बाद अधिकारी और भी ज्यादा राठौड़ से डरने लगे और उसके सामने झुक गए। सैनिकों के बीच भी घटनाएं और दुर्घटनाएं बढ़ने लगीं। सीनियर्स द्वारा जूनियर्स के साथ दुर्व्यवहार चुपके चुपके होने लगा और इसे सहन न कर पाने के कारण एक सिपाही ने भागने की कोशिश की, लेकिन पकड़ा गया। यूनिट बाहर से तो शांत दिखती थी, लेकिन अंदर से वह एक ऐसे फोड़े की तरह थी जो पक चुका था और फटने ही वाला था। सभी समस्याओं की जड़ में कमांडर की अनुपस्थिति थी, या यूं कहें कि एक ऐसे दुष्ट कमांडर का होना था जिसका होना न होने के बराबर था। अर्जुन यह सब देखते हुए अपनी लाचारी पर कांप उठता था। क्या बस समय बीतने का और अपनी सेवा समाप्त होने का इंतजार करना सही था? क्या सूबेदार मेजर के कहे अनुसार बस टिके रहना ही सबसे अच्छा विकल्प था? नहीं, यह टिके रहना नहीं, यह मुंह मोड़ना था। सच्चाई से, न्याय से और दर्द झेल रहे अपने साथियों से मुंह मोड़ना एक कायरतापूर्ण कार्य था। उसने फैसला किया, उसे कुछ करना होगा, ऐसे नहीं चल सकता। लेकिन वह एक सिपाही जो अब बस लांस नायक बना था, क्या कर सकता था? क्या वह रक्षा मंत्रालय की हेल्पलाइन पर शिकायत करे? लेकिन उसके बाद होने वाले बदले की कार्रवाई को वह कैसे सहेगा? राठौड़ इस यूनिट का राजा था और यह अफवाह थी कि डिवीजन में भी उसके अच्छे संपर्क थे। उसे डर था कि कहीं वह बेवजह मुसीबत मोल न ले ले और अंत में खुद को ही चोट पहुंचा बैठे। अर्जुन ने सबूत इकट्ठा करना शुरू कर दिया, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों ना हो। राठौड़ जब भी उसे निजी कामों के लिए बुलाता, वह समय
स्थान और उनकी बातचीत को एक छोटी डायरी में चुपके से लिख लेता था। वह गाड़ी के डैशकैम की रिकॉर्डिंग फाइलों का भी नियमित रूप से बैकअप लेता था। उसका यह काम अंधेरे में अकेले एक मोमबत्ती जलाने जैसा था। यह एक कमजोर और अनिश्चित रोशनी थी, लेकिन उसे विश्वास था कि एक दिन यह एक विशाल अंधेरे को रोशन करने वाली चिंगारी बन सकती है। सर्दियां आ रही थीं। पहाड़ी यूनिट की सर्दियां विशेष रूप से ठंडी और लंबी होती थीं। ठंडी हवा बैरकों की दरारों से घुसकर सोए हुए सैनिकों के गालों को छू रही थी। यह आने वाले एक बड़े तूफान की प्रस्तावना की तरह थी। पूरी यूनिट को हिला देने वाली भाग्य की रात चुपचाप करीब आ रही थी, और उस तूफान के केंद्र में खड़ा था एक युवा सैनिक जिसने अब चुप न रहने का फैसला कर लिया था, और एक मूर्ख कमांडर जो अपनी सत्ता के नशे में विनाश की ओर बढ़ रहा था। शांति हमेशा तूफान से पहले आती है। एक ऐसी ही देर रात थी जब कड़ाके की ठंडी हवा ने यूनिट की सारी आवाजों को निगल लिया था। उस दिन एक विशेष रूप से कठिन ट्रेनिंग हुई थी, और सैनिक रात का खाना खाते ही थककर गहरी नींद में सो गए थे। अर्जुन भी अपने थके हुए शरीर को बिस्तर पर लिटाकर बस सोने ही वाला था। घने अंधेरे में उसके सिर के पास रखा मोबाइल फोन एक चमक के साथ तेज कंपन करने लगा। स्क्रीन पर सिर्फ एक नाम था, सीओ साहब। अर्जुन का दिल धक से रह गया। इस समय आने वाला फोन कभी भी किसी अच्छी खबर के लिए नहीं आया था। उसने सूखी लार निगलते हुए धीरे से कॉल उठाया। फोन के उस पार से तेज संगीत और लोगों के ठहाकों की मिली-जुली आवाजें आ रही थीं, और उस शोर के बीच शराब के नशे में धुत लड़खड़ाती जुबान के साथ लेफ्टिनेंट कर्नल विक्रम सिंह राठौड़ की आवाज उसके कानों में चुभी। तू अर्जुन है ना? कहाँ है अभी? लांस नायक अर्जुन शर्मा। सर, बैरक में हूं सर। अर्जुन ने अपनी आवाज को यथासंभव शांत रखते हुए जवाब दिया। साले, सो रहा था? बड़े मजे में है। मैं यहां यूनिट के लिए लोगों से मिलकर बिजनेस कर रहा हूं और तू आराम कर रहा है। यह एक बकवास थी। वह यूनिट के लिए काम नहीं कर रहा था, बल्कि अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रहा था। नहीं सर। क्या काम है सर? अभी के अभी शहर आ, मैं तुझे पता भेज रहा हूं। 10 नहीं 15 मिनट के अंदर यहां पहुंच जा, समझा? अर्जुन एक पल के लिए बोल नहीं पाया। आधी रात हो चुकी थी। यूनिट से बाहर जाने के लिए ड्यूटी ऑफिसर की अनुमति चाहिए थी, और गाड़ी चलाने के लिए वाहन की अनुमति और निरीक्षण जैसी जटिल प्रक्रियाएं थीं। इन सबको नजरअंदाज करके इन तत्ती होगा बात कर कि एफआई दीन को बड़ी पूरा सवाल लगा रहे। केवल अपनी गाड़ी चलवाने के लिए आधी रात में एक सैनिक को बुलाना समझ से बाहर था। सर, अभी रात में गाड़ी चलाना मुश्किल है। गाड़ी की अनुमति भी नहीं है, और सबसे बढ़कर यूनिट से बाहर जाने के लिए एक औपचारिक प्रक्रिया है। अर्जुन ने हिम्मत जुटाकर नियमों की बात की, लेकिन जवाब में उसे गालियां और डांट मिली। ओए, तू मुझे सिखाएगा प्रक्रिया? मैं ही प्रक्रिया हूं और मैं ही कानून हूं, समझा? फौज में जो कहा जाए वो किया जाता है। कहां से सीखा है जुबान चलाना? तू मेरा आदेश मानने से इनकार कर रहा है। जेल जाना है क्या? अभी के अभी यहां आ। फोन के उस पार से इतनी तेज दहाड़ आई कि लगा जैसे फोन फट जाएगा। अर्जुन को समझ आ गया कि अब और विरोध करना बेकार है। उसे डर लगा कि अगर वह और अड़ा रहा तो सच में आदेश न मानने के आरोप में उसे सजा हो सकती है। ठीक है सर, अभी निकलता हूं। फोन काटते ही अर्जुन के हाथ कांप रहे थे। उसने अंधेरे में चुपचाप अपनी वर्दी पहनी। आसपास के बिस्तरों पर उसके साथी गहरी नींद में सो रहे थे। उनकी शांतिपूर्ण सांसों की आवाज सुनकर उसे अपनी हालत और भी दयनीय लगी। वह दबे पांव बैरक से निकलकर ड्यूटी रूम की ओर गया। ड्यूटी पर मौजूद हवलदार अर्जुन को देखकर चौंक गया। अर्जुन ने उसे पूरी बात बताई कि सीओ साहब का काच बुलावा है। हवलदार के चेहरे पर परेशानी के भाव थे। वह भी जानता था कि राठौड़ का यह काम गलत है, लेकिन एक हवलदार एक लेफ्टिनेंट कर्नल के आदेश को कैसे टाल सकता था? अरे यार, साहब भी हद करते हैं। ठीक है, गाड़ी ले जा, मैं मेन गेट पर बता दूंगा, लेकिन ध्यान से चलाना और कुछ भी हो तो तुरंत मुझे फोन करना। उसने अनिच्छा से अनुमति दी, लेकिन उसकी आंखों में अर्जुन के लिए चिंता थी। अर्जुन ने एक कड़वी मुस्कान के साथ सिर झुकाया और मोटर गैराज की ओर चल पड़ा। रात की ठंडी हवा उसके फेफड़ों में चुभ रही थी। उसने सीओ की गाड़ी का इंजन चालू किया और हेडलाइट्स ने अंधेरे को चीर दिया। यूनिट के मुख्य द्वार से गुजरते हुए उसने रियर व्यू मिरर में दूर होती गेट की रोशनी को देखा। उसे ऐसा लगा जैसे वह एक सुरक्षित किले को छोड़कर एक राक्षस की इंतजार कर रही खाई में जा रहा है।
राठौड़ का भेजा हुआ पता शहर की एक शांत गली में स्थित एक महंगे लाउंज बार का था। जैसे ही उसने चमचमाती नियन रोशनी वाली इमारत के सामने गाड़ी रोकी, कुछ देर बाद शराब के नशे में धुत राठौड़ दूसरे लोगों के सहारे लड़खड़ाता हुआ बाहर आया। वह मुश्किल से अपने पैरों पर खड़ा हो पा रहा था। आ गया साले, देर कर दी। अर्जुन ने गाड़ी से उतरकर उसे सलामी दी। शराब की तीखी गंध ने उसकी नाक में दम कर दिया। राठौड़ के साथियों ने अर्जुन के कंधे पर थपथपाते हुए कहा, बड़ी मेहनत है तुम्हारी जवान, हमारे कर्नल साहब को ठीक से घर पहुंचा देना। उनके लहजे में सहानुभूति या माफी नहीं, बल्कि एक अधिकार का भाव था। अर्जुन ने जबरन मुस्कुराते हुए राठौड़ को यात्री सीट पर बिठाया। जब वह सीट बेल्ट लगाने लगा तो राठौड़ ने झुंझलाकर उसका हाथ झटक दिया। छोड़, चल जल्दी कर। अर्जुन ने भारी मन से स्टीयरिंग व्हील संभाला। कार शराब की गंध और राठौड़ की भारी सांसों से भर गई थी। उसने खिड़की थोड़ी खोल दी ताकि ठंडी हवा अंदर आ सके। शराब के नशे में राठौड़ बड़बड़ा रहा था। सैन्य जीवन की कठिनाइयां, दुनिया द्वारा उसे न समझने की शिकायत और अपने अधीनस्थों के प्रति घृणा भरी बातें, सब कुछ उसकी जुबान से निकल रहा था। मैं कौन हूं जानते हो? मैं एक जमाने में बड़ा अफसर था। अब सब मेरी इज्जत नहीं करते, खासकर वो कैप्टन वर्मा। IMA से आया था तो बड़ा करता था, इसीलिए तो मैंने उसे दूसरी जगह भिजवा दिया। हाँ, उसकी इस घिनौनी स्वीकारोक्ति को सुनते हुए अर्जुन ने स्टीयरिंग व्हील को जोर से पकड़ लिया। उसका गुस्सा बढ़ रहा था, लेकिन उसने अपनी भावनाओं को जाहिर नहीं होने दिया और चुपचाप गाड़ी चलाता रहा। उसके दिमाग में आया कि यह भी एक सबूत हो सकता है। डैश कैम यह सारी बातचीत रिकॉर्ड कर रहा होगा। कुछ देर चलने के बाद राठौड़ का क्वार्टर वाला ऑफिसर्स कॉलोनी आ गया। अर्जुन ने गाड़ी को अपार्टमेंट की भूमिगत पार्किंग में लगाया और सोए हुए राठौड़ को जगाया। सर, हम पहुंच गए। राठौड़ ने मुश्किल से आंखें खोली और कुछ देर तक खाली बैठा रहा। अर्जुन उसके उतरने का इंतजार करने लगा। उसने सोचा कि अब यह भयानक समय खत्म हो जाएगा और वह यूनिट वापस जा सकेगा, लेकिन राठौड़ ने गाड़ी से उतरने के बजाय अर्जुन को एक अप्रत्याशित आदेश दिया। ओए, वहीं मत खड़ा रह, ऊपर आ। जी सर। बहरा है क्या? ऊपर आ, कुछ काम है। अर्जुन का दिल एक बार फिर बैठ गया। इस गहरी रात में उसके घर पर क्या काम हो सकता है? वह एक ऐसे आदेश से बंधा था जिसे वह मना नहीं कर सकता था और लड़खड़ाते राठौड़ को सहारा देते हुए लिफ्ट में चढ़ गया। जैसे ही उसके घर का दरवाजा खुला, अर्जुन को महसूस हुआ कि वह एक और भी गहरी और अंधेरी खाई में कदम रख रहा है। लेफ्टिनेंट कर्नल विक्रम सिंह राठौड़ के घर के अंदर कोई अपनापन महसूस नहीं हो रहा था। उसकी पत्नी और बच्चे मायके गए हुए थे, इसलिए बड़ा सा अपार्टमेंट खाली और वीरान लग रहा था। लिविंग रूम में बचा हुआ खाना और खाली शराब की बोतलें बिखरी पड़ी थीं। राठौड़ ने जूते उतारे बिना खुद को सोफे पर फेंक दिया। फिर उसने अपनी उंगली से दरवाजे की ओर इशारा करते हुए अर्जुन को आदेश दिया, वहां जूते की अलमारी के ऊपर मेरा बटुआ है, ले आ। अर्जुन, जो अभी तक अपने फौजी जूते भी नहीं उतार पाया था, ने उसके आदेश का पालन किया और बटुआ लाकर उसे दे दिया। राठौड़ ने बटुए से कुछ मुड़े तुड़े नोट निकाले और अर्जुन की ओर फेंकते हुए कहा, ये ले, अभी जा और दुकान से 2 बोतल शराब और कुछ नमकीन चखना ले आ, जल्दी कर। अर्जुन ने अपने हाथ में पड़े पैसों को देखा और फिर कुछ पल बाद उसने सिर उठाकर राठौड़ को देखा। उसकी आंखों में अब डर या आज्ञाकारिता नहीं, बल्कि ठंडी पड़ चुकी घृणा और गुस्सा था। अब तक उसने एक सैनिक के रूप में एक वरिष्ठ अधिकारी के आदेशों का पालन किया था। भले ही वे अनुचित और निजी थे, लेकिन वे सेना के दायरे में हो रहे थे। लेकिन इस पल राठौड़ ने उस आखिरी सीमा को भी खुद ही तोड़ दिया था। वह अर्जुन को एक सैनिक नहीं, बल्कि अपने पैसे से खरीदा हुआ एक नौकर समझ रहा था, इससे ज्यादा कुछ नहीं। सर, मैं आपका अधीनस्थ हूं, आपका निजी नौकर नहीं। यह न तो मेरी ड्यूटी का समय है और न ही मैं इस तरह के निजी अनुरोध को पूरा कर सकता हूं। अर्जुन के मुंह से निकले शब्द इतने दृढ़ और ठंडे थे कि वह खुद भी हैरान रह गया। उसने पहली बार राजा के आदेश का सीधे तौर पर विरोध किया था। शराब के नशे में धुत राठौड़ की आंखें अचानक खुल गईं। वह सोफे से उछलकर खड़ा हो गया और अर्जुन का कॉलर जोर से पकड़ लिया। शराब की बदबू के साथ गुस्से से भरा उसका चेहरा अर्जुन के चेहरे के बहुत करीब आ गया। साले, तेरा दिमाग खराब हो गया है? क्या कहा तूने? नहीं करेगा? तू होता कौन है मेरे आदेश को मना करने वाला? यह फौज के बाहर है तो क्या यह मेरी दुनिया नहीं है?
तुझे क्या लगता है मैं वर्दी उतार दूंगा तो सब खत्म हो जाएगा? नहीं, मैं हमेशा एक कर्नल रहूंगा और तू हमेशा मेरा अधीनस्थ रहेगा, समझा? राठौड़ ने अर्जुन को जोर से दीवार की ओर धकेला। धम्म की आवाज के साथ अर्जुन की पीठ ठंडी दीवार से टकराई। झटके से उसकी सांस एक पल के लिए रुक गई, लेकिन अर्जुन ने बिना पलक झपकाए राठौड़ को सीधे घूरा। उसकी आंखों में अब भागने या झुकने की बजाय एक दृढ़ संकल्प की आग जल रही थी। अब आप हिंसा का भी इस्तेमाल कर रहे हैं? ठीक है, यह भी आपका ही किया हुआ एक काम है सर। क्या साले, अभी भी होश नहीं आया? राठौड़ ने अपना मुक्का उठाया। उसी पल अर्जुन के मुंह से एक धीमी लेकिन बर्फीली आवाज निकली, मारिए, जो करना है कर लीजिए, लेकिन इस सब की जिम्मेदारी पूरी तरह से आपको ही लेनी होगी। अर्जुन के ठंडे तेवर को देखकर राठौड़ का मुक्का हवा में ही रुक गया। शायद शराब के नशे के कारण या फिर अर्जुन के इस अभूतपूर्व विद्रोह से घबराकर उसकी आंखें डगमगाने लगीं। उसने कुछ देर अर्जुन को घूरा और फिर अंत में उसका कॉलर छोड़कर पीछे हट गया। हाँ, बड़ा होशियार बन रहा है। ठीक है, जा दफा हो जा यहां से, लेकिन कल से तेरा क्या हाल होगा इसके लिए तैयार रहना। तेरे जैसे एक आदमी का फौजी करियर बर्बाद करना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। यह धमकी देकर राठौड़ वापस सोफे पर बैठ गया। अर्जुन ने बिना कुछ कहे अपनी वर्दी ठीक की ओर मुड़ गया और दरवाजा खोलने से ठीक पहले उसने आखिरी शब्द कहे, मैंने एक सैनिक के रूप में अपना कर्तव्य नहीं भुलाया है। सर, अपना कर्तव्य आप भूले हैं। दरवाजा बंद करके बाहर निकलते ही अर्जुन ने लिफ्ट का इंतजार किए बिना सीढ़ियों से नीचे भागना शुरू कर दिया। ठंडी हवा ने उसके गर्म दिमाग को ठंडा कर दिया। भूमिगत पार्किंग में पहुंचकर वह ड्राइवर की सीट पर बैठकर जोर जोर से सांस लेने लगा। उसका दिल पागलों की तरह धड़क रहा था। यह डर के कारण नहीं था, यह दबे हुए गुस्से और अंततः उसे बाहर निकालने की आजादी की मिलीजुली भावनाओं के कारण था। उसने कुछ देर आंखें बंद करके सोचा, अब वापसी का कोई रास्ता नहीं था। कल जब वह यूनिट लौटेगा तो राठौड़ वादे के मुताबिक उसे छोड़ेगा नहीं। वह हर तरह के अनुचित तरीकों से उसे परेशान करेगा और अंत में उसका सैन्य जीवन बर्बाद करने की कोशिश करेगा। अब पीछे हटने की कोई जगह नहीं थी। अब लड़ना था, अपने सम्मान और कुचले हुए मानवाधिकारों के लिए और इस भ्रष्ट साम्राज्य को ढाने के लिए। अर्जुन ने अपनी जेब से मोबाइल फोन निकाला। उसने कॉल लिस्ट में एक परिचित नंबर ढूंढा और उसे देर तक दबाए रखा। पिताजी। घंटी कुछ बार बजी और फिर नींद से जागी हुई उसके पिता की आवाज आई, अर्जुन, इस समय सब ठीक तो है? अर्जुन का गला भर आया। वह मजबूत बनने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वह अभी भी डरा हुआ था। एक विशाल सत्ता के सामने वह बस एक 20 साल का नौजवान था। उसकी आवाज कांपने लगी। पिताजी, मुझे आपसे कुछ कहना है। उसकी आवाज में कुछ असामान्य महसूस करते हुए उसके पिता ने अपनी आवाज को संयत किया। हाँ बोलो, धीरे धीरे बताओ, जो भी बात हो मैं सुन रहा हूं। पिता के उस एक गर्मजोशी भरे वाक्य ने अर्जुन की आंखों से आंसुओं का सैलाब ला दिया। वह अब और नहीं रुका। पिछले कुछ महीनों में उसने जो भी अन्याय और अपमान सहा था, विक्रम राठौड़ का घिनौना असली चेहरा, और अभी अभी जो कुछ हुआ था, उसने रोते हुए सब कुछ बताना शुरू कर दिया। फोन के उस पार अपने बेटे की कहानी को चुपचाप सुनते हुए उसके पिता की सांसें भारी होती जा रही थीं। जब अर्जुन की बात खत्म हुई तो कुछ देर तक एक भारी खामोशी छाई रही, और फिर उस खामोशी को तोड़ते हुए जो आवाज आई वह पहले की तुलना में बहुत धीमी और ठंडी थी। ठीक है, मैंने सब सुन लिया। अब और चिंता मत करो और कल सुबह ऐसे व्यवहार करना जैसे कुछ हुआ ही नहीं। यूनिट वापस जाओ और अपना काम करो, बाकी सब मैं देख लूंगा। अर्जुन ने अपने पिता की आवाज में छुपे ठंडे गुस्से और दृढ़ संकल्प को महसूस किया और वह अनजाने में कांप गया। उसे अभी तक पता नहीं था उसकी इस एक फोन कॉल ने सेना मुख्यालय नामक एक विशाल सोए हुए शेर को जगा दिया था, और उस शेर का गुस्सा क्या परिणाम लाएगा यह किसी को नहीं पता था। सीमा टूट चुकी थी और अब न्याय का समय आ रहा था। फोन के उस पार खामोशी में जनरल राजवीर शर्मा ने अपने बेटे की सिसकियों भरी आपबीती का एक एक शब्द ध्यान से सुना। उनके दिमाग में बेटे द्वारा बताई गई हर घटना एक जीवंत तस्वीर की तरह बन रही थी। नशे में धुत कमांडर का आधी रात का बुलावा, निजी क्वार्टर के बगीचे की सफाई, अनगिनत निजी काम और अंत में हिंसा और धमकी। बेटे ने जो अपमान और लाचारी झेली थी वह उनके अपने सीने में
एक घाव की तरह महसूस हो रही थी। एक पिता के रूप में उनका गुस्सा उबल रहा था, लेकिन दशकों के सैन्य जीवन से मिली ठंडक और संयम को उन्होंने नहीं खोया। वह सिर्फ एक बेटे के पिता नहीं थे, वह भारतीय सेना की सभी अनुशासन और निरीक्षण मामलों के प्रमुख थे। सेना मुख्यालय के इंस्पेक्टर जनरल, उनके कंधे पर लगे 2 सितारे केवल सम्मान या शक्ति का प्रतीक नहीं थे, वे सेना नामक इस विशाल संगठन को सही रास्ते पर रखने, सड़े हुए हिस्सों को काटकर फेंकने की एक भारी जिम्मेदारी का बोझ थे। और अभी उनका अपना बेटा उस सड़े हुए हिस्से के बीच में दर्द झेल रहा था। अर्जुन, जनरल शर्मा ने बोलना शुरू किया। उनकी आवाज अब एक स्नेही पिता की नहीं थी, यह वह ठंडी और फौलादी आवाज थी जिसका इस्तेमाल उन्होंने अनगिनत भ्रष्ट अधिकारियों से पूछताछ करने और बड़े घोटालों का पर्दाफाश करने के लिए किया था। अब मैं जो कह रहा हूं उसे ध्यान से सुनो और ठीक वैसा ही करो। पहला, अभी तुरंत यूनिट वापस जाओ। रास्ते में किसी से भी फोन पर बात मत करना या मैसेज मत भेजना। दूसरा, कल सुबह सामान्य व्यवहार करना, किसी को भी पिछली रात की घटना के बारे में मत बताना, खासकर उस कर्नल को जिसने तुम्हें परेशान किया। उसके सामने तो और भी सामान्य रहना, हमेशा की तरह उसकी गाड़ी चलाना और उसके आदेशों का पालन करना। तीसरा, जो सबूत तुमने इकट्ठे किए हैं जैसे डैश कैम वीडियो या डायरी के नोट्स, उन्हें किसी सुरक्षित जगह पर रखना ताकि किसी को न मिले। जब तक मैं किसी को न भेजूं, इंतजार करना। कर सकते हो? बेटे का जवाब सुनने से पहले ही उन्होंने अपने दिमाग में पूरी योजना बना ली थी। यह अब व्यक्तिगत बदले का मामला नहीं था, यह एक भ्रष्ट कमांडर के खिलाफ सेना की एक आधिकारिक सफाई अभियान होना था, जिसने एक यूनिट को अपनी निजी जागीर बना लिया था, अपने अधीनस्थों को गुलामों की तरह इस्तेमाल किया था और सेना के सम्मान को मिट्टी में मिला दिया था। और यह प्रक्रिया बिना किसी चूक के, तेजी से और गुप्त रूप से होनी थी। फोन काटने के बाद जनरल शर्मा बिस्तर से उठे और अपनी स्टडी में चले गए। उन्होंने कुछ देर खिड़की के बाहर घने अंधेरे को देखा। उस अंधेरे में कहीं उनका बेटा अपमान और गुस्से को निगलते हुए अपनी यूनिट की ओर लौट रहा होगा। उन्होंने चुपचाप फोन उठाया और एक स्पीड डायल नंबर दबाया। घंटी 2 बार बजने से पहले ही एक जागी हुई आवाज आई, जय हिंद सर, कर्नल देशपांडे। वह इंस्पेक्टर जनरल की शाखा की विशेष जांच टीम के प्रमुख कर्नल अविनाश देशपांडे थे। वह जनरल शर्मा के सबसे भरोसेमंद अधिकारी थे और सेना के भीतर सबसे तेज चाकू के रूप में जाने जाते थे। देशपांडे, मैं बोल रहा हूं, नींद खराब करने के लिए माफी चाहता हूं। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। गोपनीयता सबसे जरूरी है। अपनी टीम से 3 सबसे भरोसेमंद लोगों को चुनो और अभी तुरंत मेरे दफ्तर में इमरजेंसी मीटिंग के लिए बुलाओ। 2 अफसर और 1 जांचकर्ता, चुपचाप और तेजी से। जी सर, क्या मैं पूछ सकता हूं कि मामला क्या है? 19वीं गढ़वाल राइफल्स की 3री बटालियन, जिसके सीईओ लेफ्टिनेंट कर्नल विक्रम सिंह राठौड़ हैं, उस पर एक औचक निरीक्षण करना है। तुम मौके पर टीम का नेतृत्व करोगे, बाकी जानकारी दफ्तर में ब्रीफिंग में दूंगा। जनरल शर्मा ने संक्षेप में बात कहकर फोन काट दिया। वह अपनी अलमारी की ओर गए और वर्दी पहनने लगे। करीने से इस्त्री की हुई वर्दी पहनते और चमचमाते जूते पहनते हुए उनके हाव भाव में कोई हिचकिचाहट नहीं थी। वह इस समय अपने बेटे का बदला लेने के लिए नहीं, बल्कि एक जनरल के नाम पर, एक सैनिक के नाम पर वह काम कर रहे थे जो किया जाना चाहिए था। 1 घंटे बाद सेना मुख्यालय के अंधेरे गलियारों से गुजरते हुए जनरल शर्मा के दफ्तर की बत्ती जली। कर्नल देशपांडे और उनकी टीम के सदस्य हाथों में ब्रीफ केस लिए तनावपूर्ण चेहरों के साथ उनके सामने खड़े थे। जनरल शर्मा ने गोपनीयता बनाए रखने के लिए किसी कर्मचारी की मदद लिए बिना खुद कॉफी बनाकर उन्हें दी और फिर धीमी आवाज में ब्रीफिंग शुरू की। इस निरीक्षण का लक्ष्य केवल विक्रम राठौड़ के व्यक्तिगत भ्रष्टाचार तक सीमित नहीं है। उसके नेतृत्व में पूरी यूनिट का अनुशासनहीनता, दुर्व्यवहार और सामग्री की हेराफेरी की संभावना सब कुछ शामिल है। जानकारी बहुत संवेदनशील है, इसीलिए मौके पर पहुंचने तक निरीक्षण की जाने वाली यूनिट का नाम तुम लोगों के अलावा किसी को पता नहीं चलना चाहिए। उन्होंने यह बात पूरी तरह से छिपा ली कि मुखबिर उनका बेटा है। वह निरीक्षण की निष्पक्षता पर सवाल उठाने वाला एक छोटा सा बहाना भी नहीं छोड़ना चाहते थे। उन्होंने कहा कि यह एक गुमनाम सैनिक से मिली विश्वसनीय जानकारी है। राठौड़ एक चालाक और दोहरे चरित्र का व्यक्ति हो सकता है।
अगर जानकारी पहले ही लीक हो गई तो वह सबूत नष्ट करने और लोगों को सिखाने पढ़ाने का समय पालेगा। इसीलिए हम सुबह होने से पहले कार्रवाई करेंगे। डिवीजन या ब्रिगेड को कोई सूचना नहीं दी जाएगी। मेन गेट से घुसते ही यूनिट के सभी संचार नेटवर्क को नियंत्रित करना और लोगों की आवाजाही को रोकना है। कोई भी बाहर संपर्क नहीं कर पाना चाहिए। जनरल शर्मा ने एक ऑपरेशनल मैप की तरह निरीक्षण योजना को एक एक करके समझाया। उनके निर्देश विशिष्ट और विस्तृत थे। एक टीम सीओ के दफ्तर और उसके क्वार्टर पर एक साथ छापा मारेगी और कंप्यूटर और फाइलें जब्त करेगी। दूसरी टीम एडमिन ऑफिस और स्टोर की जांच करके अकाउंट बुक्स और सामग्री की स्थिति का पता लगाएगी। और कर्नल देशपांडे खुद यूनिट के अधिकारियों और सैनिकों के साथ एक एक करके गहन पूछताछ करेंगे। विशेष रूप से सीओ के ड्राइवर सिपाही अर्जुन शर्मा को सबसे पहले सुरक्षित करना और उसकी गवाही और उसके पास मौजूद सबूतों को हासिल करना महत्वपूर्ण है। देशपांडे, मैं तुम्हें पूरी शक्ति देता हूं। मौके पर हर फैसला तुम्हारा होगा। किसी भी बाहरी दबाव या लालच में आए बिना केवल तथ्यों और सबूतों के आधार पर जांच करना। याद रखना, जो सेना के सम्मान को कलंकित करता है उसके लिए कोई दया नहीं होनी चाहिए। याद रहेगा सर। कर्नल देशपांडे और उनकी टीम की आंखों में एक तेज चमक थी। वे अपने मिशन की गंभीरता को समझ चुके थे। यह एक साधारण निरीक्षण नहीं था। यह भ्रष्ट सत्ता के दिल में घोंपा जाने वाला एक तेज चाकू की तरह एक औचक ऑपरेशन था। मीटिंग खत्म होने के बाद कर्नल देशपांडे की टीम ने तुरंत निकलने की तैयारी पूरी कर ली। बिना नंबर प्लेट वाली 2 काली गाड़ियां चुपचाप सेना मुख्यालय की पार्किंग से निकलकर अंधेरे में गायब हो गईं। जनरल शर्मा अपने दफ्तर की खिड़की पर खड़े होकर उस दिशा में देखते रहे जहां वे गायब हुए थे। उनके मन में कई भावनाएं उमड़ रही थीं। बेटे के दर्द के लिए माफी और गुस्सा, और सेना की आत्म सुधार की क्षमता को परखने वाले एक कमांडर के रूप में भारी जिम्मेदारी। उन्होंने चुपचाप संकल्प लिया, इस घटना के बहाने वह यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके बेटे की तरह दर्द झेलने वाले और सैनिक पैदा न हों, और सेना के भीतर गहरी जड़ें जमा चुकी सत्ता के दुरुपयोग की इस श्रृंखला को वह जरूर तोड़ेंगे। यह एक पिता के नाम पर शुरू हुआ था, लेकिन अब यह पूरी सेना के सम्मान की लड़ाई बन चुका था। पूर्व का आकाश हल्का हल्का रोशन हो रहा था। काले पानी के किले पर एक अटल न्याय की सुबह हो रही थी। शेरदिल बटालियन की सुबह हमेशा की तरह घने कोहरे और खामोशी में शुरू हुई। रात की हलचल से बेखबर अर्जुन अपने पिता से बात करने के बाद पूरी रात जागता रहा और हमेशा की तरह सही समय पर उठ गया। उसने ऐसे व्यवहार किया जैसे कुछ हुआ ही न हो। मुंह धोया और वर्दी पहनी। उसका मन तूफान से पहले की शांति की तरह था, लेकिन उसके अंदर एक जबरदस्त तनाव उफान मार रहा था। उसे अपने पिता पर विश्वास था, लेकिन क्या और कैसे बदलेगा इसकी वह कल्पना नहीं कर सकता था। वह मोटर गैराज गया, सीओ की गाड़ी का इंजन चालू किया और उसे गर्म करने लगा। रोज की तरह जांच करते हुए उसके हाथ सामान्य रूप से चल रहे थे, लेकिन उसकी सारी इंद्रियां यूनिट के मुख्य द्वार की ओर लगी हुई थीं। उसी समय लेफ्टिनेंट कर्नल विक्रम सिंह राठौड़ हैंगओवर से फटते सिर को पकड़कर अपने क्वार्टर के बिस्तर से मुश्किल से उठा। पिछली रात की घटना उसे धुंधली धुंधली याद आ रही थी। अपने ड्राइवर, उस युवा और सीधे सादे दिखने वाले सिपाही अर्जुन की विद्रोही आंखें और दृढ़ आवाज उसे याद थी। उसने चिढ़कर मुंह बनाया, बड़ा होशियार बन रहा है। आज बताता हूं तुझे, तेरा फौजी जीवन जहन्नुम बना दूंगा। वह बदला लेने की आग में जलता हुआ बाथरूम की ओर गया। नहाते और शेविंग करते हुए वह मन ही मन यह योजना बनाने लगा कि आज अर्जुन को क्या सजा दी जाए। क्या उसे सबसे ज्यादा काम वाली कंपनी में भेज दिया जाए, या फिर छोटी छोटी बातों पर नुक्स निकालकर अनुशासनात्मक समिति के सामने पेश कर दिया जाए। उसने सोचा कि अपनी शक्ति से एक युवा सैनिक को कुचलना उसके लिए बच्चों का खेल है। वह बस शेविंग खत्म करके वर्दी पहनने ही वाला था कि दरवाजे की घंटी बजी। इतनी सुबह कौन आ सकता था, अखबार वाला या दूध वाला सोचकर उसने बेरुखी से इंटरकॉम पर देखा, लेकिन स्क्रीन पर सादे कपड़ों में 2 अजनबी आदमी गंभीर चेहरों के साथ खड़े थे। कौन है? स्क्रीन के पार से एक धीमी आवाज आई, सेना मुख्यालय, इंस्पेक्टर जनरल की शाखा से। क्या आप लेफ्टिनेंट कर्नल विक्रम सिंह राठौड़ हैं? हमें कुछ पूछताछ करनी है, कृपया दरवाजा खोलिए। सेना मुख्यालय।
इंस्पेक्टर जनरल की शाखा। यह शब्द सुनते ही राठौड़ का दिमाग जैसे जम गया। उसका सारा नशा एक पल में उतर गया। क्यों? सेना मुख्यालय से बिना किसी सूचना के उसे क्यों ढूंढा जा रहा था? उसने एक सहज खतरे को महसूस करते हुए पीछे कदम बढ़ाए। मैं समझा नहीं, आप किस लिए आए हैं? दरवाजा खोलने पर हम आपको बता देंगे। अगर आप सहयोग नहीं करेंगे तो हमें मजबूरन दरवाजा तोड़कर अंदर आना पड़ेगा। आवाज विनम्र थी, लेकिन उसमें एक अटल दृढ़ता थी। राठौड़ ने कुछ देर हिचकिचाया और फिर कांपते हाथों से दरवाजे का ताला खोला। दरवाजा खुलते ही दो आदमी अंदर घुसे और अपने पहचान पत्र दिखाए। उन्होंने एक साथ एक तलाशी वारंट उसकी आंखों के सामने रखा। लेफ्टिनेंट कर्नल विक्रम सिंह राठौड़ के खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायत मिली है, जिसके आधार पर आज से आपके क्वार्टर और दफ्तर की तलाशी ली जाएगी। आपको एक वकील रखने का अधिकार है और आप चुप रह सकते हैं, लेकिन अगर आप जांच में सहयोग नहीं करते हैं या सबूत नष्ट करने की कोशिश करते हैं तो आपको और कड़ी सजा मिल सकती है। राठौड़ का चेहरा सफेद पड़ गया। वह कुछ बोल नहीं सका और बस भौंचक्का खड़ा रहा। उसी समय यूनिट के मुख्य द्वार पर भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। अंधेरे को चीरती हुई दो काली गाड़ियां संतरी पोस्ट के सामने रुकीं। जब संतरी यह देखने के लिए आगे बढ़ा कि कौन है, तो गाड़ी से उतरते हुए कर्नल अविनाश देशपांडे ने अपना पहचान पत्र दिखाया और कहा, सेना मुख्यालय की निरीक्षण टीम, अभी से इस यूनिट में किसी के भी आने जाने पर रोक है। साथ ही यूनिट के सभी तार और बेतार संचार को बंद कर दो और ड्यूटी कमांडर के अलावा किसी को भी बाहर संपर्क करने की इजाजत नहीं होगी। तुरंत ड्यूटी कमांडर को बुलाओ। सेना मुख्यालय की निरीक्षण टीम के अचानक आने से संतरी पोस्ट पर हड़कंप मच गया। ड्यूटी ऑफिसर से सूचना पाकर ड्यूटी कमांडर दौड़ता हुआ गेट पर आया। कर्नल देशपांडे ने उसे भी वही आदेश दिया। अभी से निरीक्षण समाप्त होने तक सीओ और स्टाफ अधिकारियों सहित कोई भी व्यक्ति अपनी वर्तमान स्थिति से नहीं हिलेगा। विशेष रूप से सीओ के ड्राइवर सिपाही अर्जुन शर्मा को तुरंत हिरासत में लेकर मेरे पास लाओ। कर्नल देशपांडे की टीम ने तेजी से काम किया। एक टीम सीधे सीओ के दफ्तर गई, दरवाजा बंद किया और कंप्यूटर और फाइल कैबिनेट को सील करना शुरू कर दिया। दूसरी टीम ने एडमिन ऑफिस पर नियंत्रण कर लिया और सभी अकाउंट्स के दस्तावेज और लेन देन के रिकॉर्ड जब्त कर लिए। पलक झपकते ही शेरदिल बटालियन बाहरी दुनिया से पूरी तरह कटकर एक विशाल जांच कक्ष में बदल गई थी। मोटर गैराज में गाड़ी की जांच कर रहे अर्जुन के पास ड्यूटी ऑफिसर दौड़ता हुआ आया। अर्जुन, तू जल्दी मेरे साथ चल, मुख्यालय से तुझे बुला रहे हैं। ड्यूटी ऑफिसर का चेहरा सफेद पड़ गया था। अर्जुन को एहसास हो गया कि जिसका इंतजार था वह आ गया है। उसने चुपचाप सिर हिलाया और ड्यूटी ऑफिसर के पीछे चल दिया। जब वह बटालियन मुख्यालय की इमारत में घुसा तो उसे एक बिल्कुल अलग और तनावपूर्ण माहौल ने घेर लिया। गलियारे में सादे कपड़ों में अजनबी एजेंट घूम रहे थे और सभी अधिकारी अपने अपने दफ्तरों में बंद गंभीर चेहरों के साथ बैठे थे। अर्जुन को एक कॉन्फ्रेंस रूम में ले जाया गया। अंदर कर्नल अविनाश देशपांडे अकेले बैठकर कुछ फाइलें देख रहे थे। अर्जुन के अंदर आते ही उन्होंने सिर उठाकर उसे अपनी तेज नजरों से ऊपर से नीचे तक देखा। तुम सिपाही अर्जुन शर्मा हो? जी सर। बैठो, घबराने की जरूरत नहीं है, हम तुम्हारी मदद करने आए हैं। अब तुम जो कुछ भी देखा, सुना और सहा है, सब कुछ सच सच बताओ। तुम्हारी हर बात को गोपनीय रखा जाएगा और इसके कारण तुम्हें कोई नुकसान नहीं होगा, यह मैं वादा करता हूं। कर्नल देशपांडे की आवाज शांत थी, लेकिन उसमें एक मजबूत विश्वास था। अर्जुन ने आखिरकार राहत की सांस ली। उसने अपनी मुद्रा ठीक की और पिछले कुछ समय में हुई सभी घटनाओं को शांति से और विस्तार से बताना शुरू कर दिया। उसके मुंह से निकली एक एक गवाही विक्रम राठौड़ नामक भ्रष्ट राजा द्वारा बनाए गए किले को ढाने वाला एक शक्तिशाली हथियार बन रही थी। सुबह का औचक हमला सफल रहा था और अब न्याय का एक लंबा दिन शुरू हो रहा था। विक्रम सिंह राठौड़ को अपने ही क्वार्टर में निरीक्षण अधिकारियों की निगरानी में असहाय होकर यह देखना पड़ा कि उसके घर की हर चीज को कैसे खंगाला जा रहा है। उसका निजी कंप्यूटर, दराजों में रखी फाइलें और यहां तक कि अलमारी में छिपाया हुआ एक गुप्त बैंक खाता उसके सारे राज दिन के उजाले में आ रहे थे। वह हताशा में सोचने लगा, आखिर किसने उसे फंसाया? उसे पिछली रात विद्रोह करने वाले सिपाही अर्जुन शर्मा का चेहरा याद आया, लेकिन एक मामूली सिपाही सीधे सेना मुख्यालय को कैसे हरक में ला सकता था? उसे लगा कि इसके पीछे जरूर कोई और है
और वह उन सहकर्मियों और वरिष्ठों के चेहरों को याद करने लगा जिनसे उसने जाने अनजाने में दुश्मनी मोल ली थी। कुछ देर बाद एक निरीक्षण अधिकारी उसके पास आया और कहा, कर्नल साहब, आपको यूनिट चलना होगा, सीओ के दफ्तर में आगे की पूछताछ होगी। वह एक अपराधी की तरह अधिकारियों के साथ अपने क्वार्टर से बाहर निकला। बाहर एक जानी पहचानी सीओ की गाड़ी उसका इंतजार कर रही थी, लेकिन ड्राइवर की सीट पर अर्जुन की बजाय एक अजनबी जांच अधिकारी बैठा था। राठौड़ का दिल बैठ गया। इसका मतलब था कि अर्जुन पहले ही उनके हाथ लग चुका था। जब वह यूनिट पहुंचा तो उसे एहसास हुआ कि उसका साम्राज्य पूरी तरह से ढह चुका है। मुख्यालय की इमारत के आसपास अजनबी अधिकारियों का पहरा था और सभी अधिकारी और सैनिक निर्धारित स्थानों पर इंतजार करते हुए बारी बारी से पूछताछ के लिए जा रहे थे। किसी में भी राठौड़ के पास आकर बात करने या आंख मिलाने की हिम्मत नहीं थी। कल तक जो अधीनस्थ उसकी एक आवाज पर कांपते थे, आज वे उसे ऐसे देख रहे थे जैसे वह वहां हो ही नहीं, या जैसे वह कोई छूत का मरीज हो। सत्ता खो चुके व्यक्ति का यही दयनीय अंत था। उसे उसके दफ्तर सीओ ऑफिस में ले जाया गया। वहां कर्नल अविनाश देशपांडे अपनी बाहें बांधे उसका इंतजार कर रहे थे। मेज पर उसका कंप्यूटर, अनगिनत फाइलें और जब्त किया गया उसका निजी सामान बिखरा पड़ा था। आप लेफ्टिनेंट कर्नल विक्रम सिंह राठौड़ हैं? पूछताछ से पहले मैं एक बार फिर बता दूं, हर सवाल का ईमानदारी से जवाब दें। झूठ बोलना आपके लिए बिल्कुल भी फायदेमंद नहीं होगा। कर्नल देशपांडे की आवाज बर्फ की तरह ठंडी थी। राठौड़ ने शांत दिखने की कोशिश करते हुए कुर्सी पर बैठा। इस तरह अचानक आकर एक अपराधी की तरह व्यवहार करने का क्या कारण है? मैंने ऐसा क्या गलत किया है? कर्नल देशपांडे ने उसकी बात को नजरअंदाज करते हुए एक कागज उसकी ओर बढ़ाया। वह सीओ की गाड़ी की लॉग बुक की एक प्रति थी। इस लॉग बुक के बारे में बताइए। पिछले 6 महीनों में सप्ताहांत और रात में ऑपरेशनल एरिया का दौरा या अधीनस्थों का मनोबल बढ़ाना जैसे कारणों से दर्जनों बार गाड़ी का इस्तेमाल हुआ है, लेकिन उसी समय आपके मोबाइल फोन की लोकेशन शहर के गोल्फ कोर्स, बार या दोस्तों के घर के पास पाई गई है। यह कैसे हुआ? राठौड़ का चेहरा सख्त हो गया। वे पहले से ही सब कुछ जानते थे। संचार रिकॉर्ड की जांच का मतलब था कि यह निरीक्षण केवल एक शिकायत की पुष्टि के लिए नहीं, बल्कि शुरू से ही उसे निशाना बनाकर की गई एक लक्षित जांच थी। वो कुछ गलतफहमी हुई होगी। मैं काम के दौरान थोड़ी देर के लिए किसी दोस्त से मिल सकता हूं, है ना? जब वह बड़बड़ाते हुए बहाने बनाने लगा तो कर्नल देशपांडे ने दूसरे दस्तावेज दिखाए। वे यूनिट के ईंधन खर्च और अन्य खरीद के बिल थे। तो इसके बारे में क्या कहेंगे? गवाही है कि आपने कई बार यूनिट का ईंधन अपनी निजी गाड़ी में भरवाया है। साथ ही हमने यूनिट के फंड से निजी गोल्फ के सामान और महंगी शराब खरीदने के बिल भी बरामद किए हैं। और यह भी बयान है कि आप नियमित रूप से ठेकेदारों से महंगे तोहफे लेते थे। क्या आप इन सब से इनकार करेंगे? कर्नल देशपांडे की पूछताछ बिना रुके जारी रही। उन्होंने राठौड़ को जवाब देने का मौका दिए बिना एक एक करके इकट्ठे किए गए सबूत उसके सामने रखे। उन सबूतों में राठौड़ के करीबी माने जाने वाले ऑपरेशन ऑफिसर और एडमिन ऑफिसर के हस्तलिखित कबूलनामे भी शामिल थे। संकट के समय कोई वफादारी नहीं होती। उन्होंने अपनी जान बचाने के लिए राठौड़ के सारे काले कारनामों का विस्तार से खुलासा करते हुए सारी जिम्मेदारी उस पर डाल दी थी। सबसे निर्णायक सबूत सिपाही अर्जुन शर्मा द्वारा प्रस्तुत किया गया गाड़ी के डैशकैम का रिकॉर्डिंग फाइल था। फाइल में राठौड़ की निजी फोन कॉल्स, अधीनस्थों का अपमान और यहां तक कि रिश्वत का इशारा करने वाली बातचीत भी स्पष्ट रूप से रिकॉर्ड थी। जब उसकी अपनी आवाज दफ्तर में गूंजी तो राठौड़ आखिरकार टूट गया। उसके चेहरे से अहंकार और गुस्सा गायब हो गया और उसकी जगह घबराहट, निराशा और कायरता ने ले ली। गलती हो गई, मुझसे गलती हो गई सर। बस एक मौका दे दीजिए। मैं वादा करता हूं कि ऐसा फिर कभी नहीं होगा। वह अपनी सीट से उठकर सिर झुकाकर माफी मांगने लगा, लेकिन कर्नल देशपांडे के चेहरे पर कोई भाव नहीं बदला। मौका आपने खुद गंवाया है। आपने एक सैनिक के सम्मान को कलंकित किया, एक कमांडर के कर्तव्यों को त्यागा और राष्ट्र की संपत्ति का गबन किया। सबसे बढ़कर आपने अपने अधीनस्थों को मानसिक रूप से कुचला। आप जैसे व्यक्ति को अब यह वर्दी पहनने का कोई अधिकार नहीं है। पूछताछ देर रात तक चलती रही। राठौड़ का भ्रष्टाचार एक प्याज की परतों की तरह था, जिसे जितना छीलते जाओ वह उतना ही निकलता जाता था। उसका साम्राज्य बुरी तरह से ढह रहा था। उसी समय सैनिक बैरकों में फुसफुसा रहे थे।
वे डर और जिज्ञासा के मिले जुले भावों के साथ अपने राजा के पतन को चुपचाप देख रहे थे। जो सैनिक अब तक राठौड़ के अत्याचारों से पीड़ित थे, उनके चेहरों पर एक हल्की सी राहत और संतोष की भावना थी, और उनमें से कई यह अनुमान लगा रहे थे कि इस सारे बदलाव की शुरुआत सिपाही अर्जुन शर्मा ने की थी। अर्जुन पूछताछ पूरी होने के बाद बैरक लौट आया और चुपचाप अपनी जगह पर बैठा रहा। उसके साथियों ने आकर पूछा कि क्या वह ठीक है, लेकिन उसने बस शांति से सिर हिला दिया। वह बदले या नायक बनने की भावना में नहीं था। उसने बस यह सोचा कि उसने एक सैनिक और एक इंसान के रूप में वह किया जो गलत को सही करने के लिए किया जाना चाहिए था। राजा के बिना साम्राज्य में भ्रम के साथ साथ एक नई व्यवस्था की एक अस्पष्ट उम्मीद भी पनप रही थी। शेरदिल बटालियन की लंबी और अंधेरी रात बीत रही थी और एक नई सुबह आ रही थी, लेकिन वह सुबह सभी के लिए उम्मीद लेकर आएगी या नहीं, यह अभी कोई नहीं जानता था। विक्रम सिंह राठौड़ की जांच के दौरान शेरदिल बटालियन एक अभूतपूर्व भ्रम और खामोशी में डूब गई। यूनिट के सर्वोच्च कमांडर को सेना मुख्यालय की निरीक्षण टीम द्वारा लगभग गिरफ्तार करके पूछताछ किए जाने के दृश्य ने सभी यूनिट सदस्यों को हिलाकर रख दिया था, खासकर वे अधिकारी जो राठौड़ के करीबी थे और उसके भ्रष्टाचार में उसकी मदद करते थे या चुप रहकर लाभ उठाते थे। वे बेहद डरे हुए थे। उन्हें डर था कि निरीक्षण की तलवार किसी भी समय उनकी गर्दन पर गिर सकती है। कर्नल अविनाश देशपांडे की टीम केवल राठौड़ को सजा देकर नहीं रुकी। उन्होंने इस मौके पर शेरदिल बटालियन में फैले भ्रष्टाचार और अनुशासनहीनता की जड़ों को उखाड़ फेंकने का फैसला किया। जांच का दायरा पूरी बटालियन तक बढ़ा दिया गया। सभी परिषद का दूरा सप्ताह है और उनका कार्यकर्ता है लगातार अधिकारियों और सैनिकों के साथ उनकी पहचान गुप्त रखने का वादा करते हुए एक एक करके साक्षात्कार किए गए। शुरुआत में जो लोग बदले की कार्रवाई के डर से मुंह नहीं खोल रहे थे, वे भी निरीक्षण टीम के लगातार समझाने और पूरी सुरक्षा के वादे पर धीरे धीरे अपनी बात रखने लगे। उनके मुंह से लंबे समय से दबी हुई सच्चाइयां बाढ़ की तरह फूट पड़ी। राठौड़ के अत्याचारों के अलावा कुछ अधिकारियों द्वारा गबन, सीनियर्स द्वारा जूनियर्स के साथ दुर्व्यवहार और ट्रेनिंग और उपकरणों के रखरखाव में लापरवाही जैसे यूनिट के छिपे हुए सारे काले सच सामने आ गए। सिपाही अर्जुन शर्मा इस पूरी प्रक्रिया के केंद्र में था। उसने निरीक्षण टीम के अनुरोध पर अपनी डायरी और बैकअप की हुई डैशकैम फाइलें सबूत के तौर पर जमा कर दी। उसके सबूतों ने राठौड़ के आरोपों को साबित करने में एक निर्णायक भूमिका निभाई। जांच अधिकारी उसकी शांति और साहस से प्रभावित थे, लेकिन साथ ही उसे अकेले जो मानसिक पीड़ा झेलनी पड़ी उसके लिए उन्हें दुख भी हुआ। लेकिन सच को सामने लाने की एक कीमत होती है। यूनिट के अंदर अर्जुन को देखने की नजरें स्पष्ट रूप से बट गईं। कई सैनिक उसे एक भ्रष्ट कमांडर को हटाने वाले नायक के रूप में देखते थे और चुपचाप उसका समर्थन करते थे। वे कहते थे कि अर्जुन की वजह से उन्हें भयानक अत्याचारों से मुक्ति मिली और वे उसका आभार व्यक्त करते थे। लेकिन कुछ अधिकारी और सीनियर्स उसे एक अलग नजर से देखते थे। उन्होंने अर्जुन पर मुखबिर और संगठन का गद्दार होने का ठप्पा लगा दिया। खासकर वे लोग जो राठौड़ के नीचे आराम से अपना समय काट रहे थे। वे अर्जुन को दोष देते थे कि उसकी वजह से यूनिट में हंगामा हुआ और उनका आरामदायक जीवन खत्म हो गया। इस अर्जुन की वजह से पूरी यूनिट का सत्यानाश हो गया। माना कि सीओ साहब गलत थे, लेकिन कोई अपने सीनियर की शिकायत कैसे कर सकता है। सेना का अनुशासन तो मिट्टी में मिल गया। वे खुले तौर पर तो कुछ नहीं कहते थे, लेकिन पीठ पीछे फुसफुसाकर अर्जुन को अलग थलग करने की कोशिश करते थे। अर्जुन अपने खिलाफ हो रही इन बातों को सुनता था, लेकिन वह शांति से उन्हें स्वीकार करने की कोशिश करता था। उसे विश्वास था कि उसने जो किया वह सही था, लेकिन वह यह भी समझ गया था कि संगठन के अंधेरे पक्ष को उजागर करने की कीमत के रूप में उसे अकेलेपन और दर्द को सहना होगा। इस मुश्किल समय में कुछ समझदार साथी और यूनिट के सूबेदार मेजर भोला राम उसके साथ खड़े रहे। एक दिन जब अर्जुन मेस में अकेले खाना खा रहा था, तो सूबेदार मेजर चुपचाप उसके पास आकर बैठ गए। अर्जुन बेटा, आजकल मुश्किल हो रही है ना? सब ठीक है सूबेदार मेजर साहब। क्या ठीक है? तुमने अपनी उम्र से कहीं बड़ा काम किया है। हिम्मत मत हारना। तुम्हारी वजह से इस यूनिट को फिर से जीने का मौका मिला है। कोई कुछ भी कहे, तुमने कुछ गलत नहीं किया। तुमने सही काम किया है। समय के साथ सब समझ जाएंगे।
सूबेदार मेजर के गर्मजोशी भरे शब्दों से अर्जुन का दिल भर आया। वह अकेला नहीं था, उसके काम का समर्थन करने और उसे समझने वाले लोग उसके साथ थे। यह जानकर उसे बड़ी राहत मिली। कई दिनों की गहन जांच के बाद कर्नल देशपांडे की टीम भारी मात्रा में जांच सामग्री के साथ यूनिट से चली गई। उनके जाने के बाद यूनिट पर एक अजीब सी खामोशी छा गई, जैसे कोई तूफान गुजर गया हो। राठौड़ को पद से निलंबित कर दिया गया था और वह यूनिट वापस नहीं लौटा। उसके खिलाफ सेना मुख्यालय में एक औपचारिक अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू हो गई थी। उसकी खाली जगह को ब्रिगेड से भेजे गए एक अस्थायी सीओ ने भर दिया। नए अस्थायी सीओ ने यूनिट के भ्रमित माहौल को सुधारने और अनुशासन को फिर से स्थापित करने का प्रयास किया। उन्होंने पूरी यूनिट को इकट्ठा करके आधिकारिक रूप से घोषणा की, यह घटना हम सबके लिए एक बड़ा दर्द और एक सबक है। गलत प्रथाओं और भ्रष्टाचार को इसी क्षण से पूरी तरह से खत्म कर दिया जाएगा। अगर किसी के साथ भी कोई अन्याय होता है या वह कुछ गलत होते हुए देखता है तो वह बिना किसी रैंक के भेद के सीधे मुझे रिपोर्ट कर सकता है। मैं आपकी बात सुनूंगा और एक पारदर्शी और निष्पक्ष यूनिट बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। खासकर जिस सैनिक ने इस बार हिम्मत दिखाकर सच को सामने लाया है, उसके खिलाफ किसी भी तरह का कोई पूर्वाग्रह या अनुचित व्यवहार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उनकी इस दृढ़ घोषणा ने यूनिट के सदस्यों में एक नई उम्मीद जगाई। बदलाव धीमा था, लेकिन यह निश्चित रूप से शुरू हो चुका था। उस शाम अर्जुन ने अपने पिता से बात की। पिता ने कहा कि उन्हें निरीक्षण के सफलतापूर्वक समाप्त होने की रिपोर्ट मिल गई है। बहुत मेहनत की बेटा, मैं जानता हूं कि सच्चाई का बोझ कितना भारी होता है, लेकिन तुमने उस बोझ को सहा और एक बहुत महत्वपूर्ण काम किया। मुझे तुम पर गर्व है। नहीं पिताजी, मैंने जो किया वह बस वह था जो किया जाना चाहिए था। जब सब लोग उस किए जाने वाले काम से मुंह मोड़ लेते हैं, तब हिम्मत दिखाना ही असली सैनिक की भावना है। यह मत भूलना। पिता से बात करने के बाद अर्जुन ने बैरक की खिड़की से बाहर देखा। रात के आसमान में तारे विशेष रूप से चमक रहे थे। उसने अपने साथ हुई घटनाओं को याद किया। अपमान और गुस्सा, डर और अकेलापन, सारी भावनाएं एक फिल्म की तरह उसके सामने से गुजरी। यह मुश्किल था, लेकिन उसे कोई पछतावा नहीं था। सच को सामने लाना दर्दनाक था, लेकिन उस दर्द को सहने के बाद ही एक बेहतर कल की बात की जा सकती थी। उसने सच्चाई के बोझ को अपने पूरे शरीर से सहकर खुद को और मजबूत बना लिया था। सेना मुख्यालय की अनुशासनात्मक समिति की बैठक तेजी से और निर्णायक रूप से हुई। पूर्व सीओ विक्रम सिंह राठौड़ के भ्रष्टाचार के तथ्य इतने स्पष्ट और व्यापक थे कि उसके पास कोई बहाना नहीं था। सिपाही अर्जुन शर्मा द्वारा प्रस्तुत किए गए निर्णायक सबूत, निरीक्षण टीम द्वारा प्राप्त किए गए अनगिनत बयान और वित्तीय रिकॉर्ड्स ने उसके सभी आरोपों को साबित करने के लिए काफी थे। समिति के सामने पेश हुए विक्रम राठौड़ में अब पहले वाले अहंकारी कर्नल की कोई झलक नहीं थी। वह एक थके हुए चेहरे के साथ सिर झुकाए खड़ा था और समिति के तीखे सवालों के जवाब में बस माफ कीजिए ही दोहरा रहा था। दशकों से बनाया गया एक सैनिक का सम्मान और गौरव एक पल में ढह चुका था। वह एक हारे हुए सैनिक की तरह दिख रहा था। जब उसे अपनी अंतिम सफाई का मौका दिया गया तो उसने अपने कठिन बचपन और मुश्किल इलाकों में की गई सेवा का हवाला देकर सहानुभूति पाने की कोशिश की, लेकिन उसके बहानों ने समिति के सदस्यों के ठंडे चेहरों को जरा भी नहीं बदला। उसका अपराध व्यक्तिगत दुर्भाग्य से ढका नहीं जा सकता था। यह एक कमांडर द्वारा किया जा सकने वाला सबसे बुरा विश्वासघात था, जो सेना नामक संगठन की नींव को हिला देता है। कुछ दिनों बाद अंतिम निर्णय की घोषणा की गई। सेना की सामान्य अनुशासनात्मक समिति लेफ्टिनेंट कर्नल विक्रम सिंह राठौड़ को गरिमा बनाए रखने, कर्तव्यनिष्ठा, कर्तव्य में लापरवाही, पद के दुरुपयोग और रिश्वतखोरी और गबन के सभी आरोपों में दोषी पाती है और सेना अधिनियम के अनुसार उसे सर्वोच्च सजा, सेवा से बर्खास्तगी कैशियन सुनाती है। बर्खास्तगी यह केवल वर्दी उतारने तक सीमित नहीं था। यह एक सैनिक के लिए दी जा सकने वाली सबसे अपमानजनक सजा थी, जो उसके पूरे सैन्य जीवन को नकार देती थी। बर्खास्त होने पर उसे कोई सेवानिवृत्ति लाभ या पेंशन नहीं मिलती और वह सेना से जुड़ी किसी भी सुविधा का लाभ नहीं उठा सकता था। साथ ही भविष्य में किसी भी सरकारी पद पर आसीन होने का रास्ता हमेशा के लिए बंद हो जाता था। दशकों की राष्ट्र सेवा का उसका करियर एक कागज के टुकड़े में बदल गया था। यह खबर
शेरदिल बटालियन में भी तुरंत पहुंच गई। यूनिट के सदस्यों ने राठौड़ के इस दयनीय अंत पर अलग अलग प्रतिक्रियाएं दी। कुछ ने संतोष से तालियां बजाईं, तो कुछ ने सत्ता की निरर्थकता पर एक कड़वी मुस्कान दी। लेकिन यह स्पष्ट था कि उसके पतन ने पूरी यूनिट के लिए एक शक्तिशाली चेतावनी का संदेश छोड़ा था। गलती करने पर सजा जरूर मिलती है, यह सरल लेकिन शक्तिशाली सत्य यूनिट के सदस्यों के दिलों में गहराई से बस गया। राठौड़ की बर्खास्तगी के साथ साथ उसके भ्रष्टाचार में मदद करने वाले या चुप रहने वाले दूसरे अधिकारियों के खिलाफ भी अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई। ऑपरेशन ऑफिसर का वेतन काट लिया गया और उसे एक महत्वहीन पद पर भेज दिया गया और एडमिन ऑफिसर को निलंबित कर दिया गया। चुपके चुपके दुर्व्यवहार करने वाले सीनियर्स को अनुशासनात्मक प्रशिक्षण के लिए भेजा गया या दूसरी यूनिटों में स्थानांतरित कर दिया गया। यूनिट को खा रही जहरीली दीमक को एक एक करके हटाया जा रहा था। लांस नायक अर्जुन शर्मा ने यह सारी खबरें शांति से सुनी। उसे राठौड़ की बर्खास्तगी की खबर पर खुशी या संतोष से ज्यादा एक जटिल और सूक्ष्म भावना महसूस हुई। एक समय जो व्यक्ति आकाश की तरह ऊंचा लगता था, उसे एक पल में जमीन पर गिरते देखकर उसने देखा कि इंसान की लालच और अहंकार किसी व्यक्ति को कितना बुरी तरह से नष्ट कर सकते हैं। वह बदला नहीं चाहता था, वह बस यह चाहता था कि असामान्य स्थिति सामान्य हो जाए। न्याय का दिन राठौड़ के लिए अंत था, लेकिन शेरदिल बटालियन के लिए एक नई शुरुआत का प्रतीक था। अस्थायी सीओ के नेतृत्व में यूनिट तेजी से स्थिर हो गई। उसने अनावश्यक कार्यों को समाप्त कर दिया और प्रशिक्षण की गुणवत्ता पर ध्यान केंद्रित किया। उसने सैनिकों की शिकायतों को सुनने के लिए नियमित रूप से बैठकें की और अधिकारियों को एक समान नेतृत्व शैली अपनाने पर जोर दिया। बदलाव की हवा यूनिट के कोने कोने में महसूस की जा रही थी। सैनिकों के चेहरों पर एक नई ऊर्जा और जीवन शक्ति थी जो पहले कभी नहीं देखी गई थी। अधिकारी अब सर्वोच्च कमांडर से डरने की बजाय अपनी जिम्मेदारी और अधिकार के तहत आत्मविश्वास से काम कर रहे थे। उदास और सुस्त काले पानी का किला धीरे धीरे एक स्वस्थ और ऊर्जावान यूनिट के रूप में बदल रहा था। एक सप्ताहांत की दोपहर अर्जुन अपने साथियों के साथ यूनिट में नए बने एक बुक कैफे में किताबें पढ़ते हुए आराम कर रहा था। राठौड़ के समय में यह एक अकल्पनीय शांतिपूर्ण दृश्य था। उसने खिड़की से बाहर परेड ग्राउंड को देखा। एक समय था जब अनगिनत सैनिक वहां अनुचित आदेशों के तहत पसीना बहाते थे, लेकिन अब वह जगह एक स्वस्थ स्थान बन गई थी, जहां सैनिक स्वेच्छा से व्यायाम करते, हंसते, खेलते और फुटबॉल खेलते थे। अर्जुन को यह महसूस हुआ कि उसकी छोटी सी हिम्मत ने जो यह बदलाव लाया है, वह अपरिचित होने के बावजूद संतोषजनक था। उसने महसूस किया कि न्याय का दिन किसी विशेष व्यक्ति को सजा देने पर समाप्त नहीं होता, बल्कि यह एक ऐसा मोड़ है जहां पूरा समुदाय अपनी पिछली गलतियों पर विचार करता है और एक बेहतर भविष्य की ओर बढ़ता है। तभी उसका मोबाइल फोन बजा। पिताजी थे। बेटा, खबर सुनी? अब सच में सब कुछ खत्म हो गया। जी पिताजी, ऐसा ही हुआ। तुम्हारा मन कैसा है? जी, बस बहुत कुछ सोच रहा हूं। हाँ, यही परिपक्व होने की प्रक्रिया है। तुमने इस घटना के माध्यम से न केवल सेना के बारे में बल्कि दुनिया कैसे चलती है इसके बारे में भी बहुत कुछ सीखा होगा। यह अनुभव तुम्हारे भविष्य के जीवन में एक बड़ी संपत्ति बनेगा। पिता के कहे अनुसार अर्जुन ने बहुत कम समय में बहुत कुछ सहा और सीखा था। उसने अन्यायपूर्ण सत्ता की प्रकृति, सच्चाई का बोझ और बदलाव के लिए आवश्यक साहस को अपने पूरे शरीर से अनुभव किया था। न्याय का दिन बीत चुका था और अब उसके सामने अपनी बची हुई सैन्य सेवा को ईमानदारी से पूरा करने और एक व्यापक दुनिया में कदम रखने का भविष्य इंतजार कर रहा था। अब उसके अंदर एक ऐसी मजबूती आ गई थी कि वह किसी भी कठिनाई का सामना कर सकता था बिना भागे। विक्रम सिंह राठौड़ के जाने के बाद जो खालीपन आया वह अपेक्षा से अधिक बड़ा था। उसके द्वारा छोड़े गए घाव यूनिट में हर जगह अदृश्य निशानों की तरह मौजूद थे। यद्यपि यूनिट नए कमांडर के अधीन स्थिरता पा रही थी, लेकिन एक बार टूटा हुआ विश्वास और बिगड़ा हुआ अनुशासन रातों रात ठीक नहीं हो सकता था। अधिकारियों के बीच अभी भी एक दूसरे पर अविश्वास और संदेह का माहौल था और सैनिक बदले हुए माहौल में ढलते हुए भी कहीं न कहीं असुरक्षित महसूस कर रहे थे। विशेष रूप से लांस नायक अर्जुन शर्मा मुखबिर के उस ठप्पे को पूरी तरह से मिटा नहीं पाया था और उसे अभी भी असहज नजरों का सामना करना पड़ रहा था। एक अजीब माहौल था
जिसमें कुछ लोग उसे नायक मानते थे और कुछ गद्दार, और इस माहौल में वह चुपचाप अपने काम में लगा रहा। अस्थाई सीओ ने वादे के मुताबिक उसकी रक्षा की और उसे दूसरी यूनिट में तबादले का सुझाव भी दिया। अर्जुन, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें डिवीजन मुख्यालय या किसी और आरामदायक यूनिट में भेज सकता हूं। यहां रहना तुम्हारे लिए मुश्किल हो सकता है। लेकिन अर्जुन ने सिर हिला दिया। नहीं सर, मैंने जहां से शुरू किया है मैं वहीं खत्म करना चाहता हूं। मैं यहां से एक भगोड़े की तरह नहीं जाना चाहता। उसने भागने के बजाय सीधे सामना करने का रास्ता चुना। उसने सोचा कि उसके द्वारा लाए गए बदलाव के परिणामों की जिम्मेदारी लेना और उसे अंत तक देखना ही सही है। उसके इस दृढ़ रवैये को देखकर जो अधिकारी और सैनिक शुरू में उसे नापसंद करते थे, वे भी धीरे धीरे उसे समझने लगे। वे यह समझने लगे कि अर्जुन ने यह काम किसी व्यक्तिगत लाभ या बदले की भावना से नहीं, बल्कि वास्तव में यूनिट की भलाई के लिए किया था। यूनिट के घावों को भरने के प्रयास कई दिशाओं में किए गए। डिवीजन मुख्यालय ने एक पेशेवर परामर्शदाता को भेजा, जिसने इस घटना से मानसिक रूप से पीड़ित सैनिकों के लिए परामर्श सत्र आयोजित किए। अर्जुन ने भी परामर्श में भाग लिया और अपनी दबी हुई भावनाओं को बाहर निकालकर अपने मन का बोझ थोड़ा हल्का किया। अस्थाई सीओ ने विश्वास बहाली को सर्वोच्च प्राथमिकता दी। वह अचानक कंपनियों का दौरा करते, सैनिकों के साथ खाना खाते और उनकी समस्याओं को सीधे सुनते थे। सप्ताहांत में उन्होंने अधिकारियों और सैनिकों के लिए खेल प्रतियोगिताएं और फिल्म स्क्रीनिंग जैसे कार्यक्रम आयोजित किए, ताकि कठोर पदानुक्रम को तोड़कर संचार के अवसर बढ़ाए जा सकें। सबसे बड़ा बदलाव प्रशिक्षण के तरीके में आया। राठौड़ के समय का प्रशिक्षण जहां केवल दिखावे की एक औपचारिकता थी, वहीं नया प्रशिक्षण वास्तविक युद्ध स्थितियों को ध्यान में रखकर गुणवत्तापूर्ण तरीके से किया जाता था। अब सैनिकों को यह स्पष्ट रूप से समझ में आता था कि यह प्रशिक्षण क्यों आवश्यक है, और प्रशिक्षण के प्रति उनका रवैया भी बहुत अधिक गंभीर और सक्रिय हो गया था। कठिन प्रशिक्षण में एक साथ पसीना बहाते और एक दूसरे पर निर्भर रहते हुए यूनिट के सदस्यों के बीच भाईचारे की भावना फिर से पनपने लगी थी। एक रात के मार्चिंग प्रशिक्षण के दौरान एक जूनियर सैनिक का टखना मुड़ गया और वह आगे नहीं चल सका। पुराने समय में उसे डांट पड़ती या उसका सामान दूसरों पर लाद दिया जाता, लेकिन अब माहौल अलग था। उसके साथियों ने बिना किसी हिचकिचाहट के उसका सामान आपस में बांट लिया और एक दूसरे को सहारा देते हुए बिना किसी को पीछे छोड़े मंजिल तक पहुंचे। अर्जुन ने यह दृश्य देखते हुए सोचा कि यही सेना का असली रूप है। जो ढा था वह एक कमांडर का व्यक्तिगत अधिकार था, सेना नामक संगठन का सार नहीं। समय के साथ यूनिट धीरे धीरे अपने घावों को भर रही थी और स्वस्थ हो रही थी। अर्जुन के प्रति नकारात्मक नजरें भी लगभग गायब हो गईं। अब वह कोई विशेष व्यक्ति नहीं, बल्कि बस एक सामान्य लांस नायक था जो चुपचाप अपना कर्तव्य पूरा कर रहा था। उसने अपनी बची हुई सेवा के दौरान एक नए ड्राइवर को प्रशिक्षित किया और अपने अनुभव के आधार पर उसे आने वाली कठिनाइयों के बारे में सलाह दी। एक ड्राइवर को केवल अच्छी ड्राइविंग ही नहीं आनी चाहिए, कमांडर के सबसे करीब होने के कारण उसे हमेशा सही व्यवहार करना चाहिए और गलत आदेशों को नहीं कहने का साहस भी होना चाहिए। बेशक यह आसान नहीं होगा, लेकिन खुद को कभी मत खोना। उसकी सलाह में पिछले समय के दर्द और सीख का सार था। देखते ही देखते अर्जुन की सेवा समाप्ति का दिन भी करीब आ गया। उसने अपने पिछले सैन्य जीवन को याद किया। शेरदिल बटालियन उसके लिए एक नरक जैसी जगह थी, लेकिन साथ ही यह एक स्कूल भी थी जिसने उसे परिपक्व बनाया। उसने यहां अन्याय के खिलाफ लड़ना सीखा, सच्चाई का बोझ सहना सीखा और घाव और उपचार की प्रक्रिया के माध्यम से एक मजबूत इंसान बना। यूनिट अब काले पानी का किला नहीं थी। यह अभी भी दुर्गम पहाड़ी घाटी में स्थित थी, लेकिन अब इसके अंदर एक स्वस्थ ऊर्जा और गर्मजोशी भरा भाईचारा था। घाव गहरे थे, लेकिन उन घावों को एक साथ सहने के अनुभव ने यूनिट को पहले से कहीं ज्यादा मजबूत बना दिया था। अर्जुन को लगा कि अब वह बिना किसी अफसोस के यहां से जा सकता है। सेवानिवृत्ति से कुछ दिन पहले एक साफ दिन पर अर्जुन को अपने पिता से विशेष छुट्टी की अनुमति मिली और उसे यूनिट के बाहर अकेले उनसे मिलने का मौका मिला। यूनिट के पास एक शांत रेस्टोरेंट में बैठे अपने बेटे के चेहरे को देखते हुए जनरल राजवीर शर्मा एक नई भावना के साथ मुस्कुराए। भर्ती से पहले का भोला भाला लड़का अब एक परिपक्व और मजबूत आंखों वाला नौजवान बन गया था। चेहरा काफी काला पड़ गया है, मेहनत दिख रही है
फौज में रहकर ऐसा ही हो जाता है पिताजी। आपने तो और भी ज्यादा सहा होगा। दोनों ने अजीब औपचारिकताओं के बजाय एक गर्मजोशी भरी नजरों का आदान प्रदान किया। उन नजरों में बिना कहे एक दूसरे को समझने और गर्व करने की भावना थी। खाना खाते हुए पिता ने धीरे से पूछा, सेवा समाप्ति के बाद क्या सोचा है? इस घटना के बाद तुम सेना से बहुत निराश हुए होगे। क्या अधिकारी बनने का अपना पुराना सपना छोड़ दिया है? अर्जुन ने एक पल के लिए चम्मच नीचे रखा और सोचने लगा। सच तो यह है कि इस घटना के दौरान उसने बहुत सोचा था। एक भ्रष्ट कमांडर का असली चेहरा देखकर उसे पूरे सैन्य संगठन से घृणा भी हुई थी, लेकिन साथ ही संकट के समय यूनिट को फिर से खड़ा करने की कोशिश करने वाले नए सीओ, सूबेदार मेजर और चुपचाप अपनी जगह पर डटे रहने वाले अनगिनत साथियों को देखकर उसने उम्मीद भी पाई थी। नहीं पिताजी, बल्कि वह सपना और भी मजबूत हो गया है। अर्जुन ने एक दृढ़ आवाज में जवाब दिया। मैंने सोचा कि मैं विक्रम राठौड़ जैसा नहीं, बल्कि आप जैसा सैनिक बनना चाहता हूं। सेना खराब है, यह कहकर मुंह मोड़ने की बजाय मैं इसके अंदर रहकर खुद एक बेहतर सेना बनाने में योगदान देना चाहता हूं। इस अनुभव ने मुझे सिखाया है कि एक अच्छा कमांडर क्यों जरूरी है। बेटे के जवाब से जनरल राजवीर शर्मा की आंखें नम हो गईं। उन्होंने महसूस किया कि उनके बेटे का दर्द व्यर्थ नहीं गया, बल्कि उस दर्द से उबरकर वह एक बड़ा इंसान बन गया है, और उन्हें गहरा गर्व और संतोष महसूस हुआ। हाँ, अगर तुमने यह फैसला किया है तो एक पिता के रूप में मैं बहुत खुश हूं। यह आसान रास्ता नहीं होगा, लेकिन अगर यह तुम्हारा चुना हुआ रास्ता है तो मैं हमेशा तुम्हारे पीछे चुपचाप खड़ा रहूंगा। दोनों ने खाना खत्म करने के बाद पास की एक नदी के किनारे सैर की। बहती हुई नदी को देखते हुए अर्जुन ने अपने भविष्य की कल्पना की। भारतीय सैन्य अकादमी में प्रवेश करना, एक अधिकारी बनना और एक दिन एक ऐसी यूनिट का नेतृत्व करना जहां किसी भी सैनिक को वैसा अन्याय न झेलना पड़े जैसा उसने झेला था। यह अब एक धुंधला सपना नहीं, बल्कि एक ठोस लक्ष्य बन गया था जिसे उसे हर हाल में पूरा करना था। यूनिट लौटते समय कार में पिता ने अर्जुन को एक छोटा सा डिब्बा दिया। तुम्हारी सेवानिवृत्ति का तोहफा, एक बोटान छोटा सा डिब्बा दिया। डिब्बे के अंदर एक महंगा फाउंटेन पेन था। पेन पर एक छोटा सा वाक्य खुदा हुआ था, सत्यमेव जयते। भविष्य में जब तुम अनगिनत दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करोगे तो उस हस्ताक्षर के वजन को हमेशा याद रखना। यह मत भूलना कि तुम्हारा एक एक फैसला तुम्हारे अधीनस्थों के जीवन पर क्या प्रभाव डालता है, और हमेशा उस रास्ते को चुनना जहां सत्य नदी की तरह बहता है। अर्जुन ने पेन को कसकर पकड़ लिया। उसे लगा जैसे उसके पिता का दिल उस तक पहुंच गया है। सेवानिवृत्ति के दिन अर्जुन ने अपने प्यारे साथियों, जूनियर्स और अधिकारियों को अंतिम विदाई दी। अस्थायी रूप से आए सीओ को औपचारिक रूप से शेरदिल बटालियन का सीओ नियुक्त कर दिया गया था। उन्होंने जाते हुए अर्जुन का हाथ पकड़कर कहा, अर्जुन, तुम्हारी वजह से हमारी यूनिट को एक नया जीवन मिला। हम तुम्हारी हिम्मत को नहीं भूलेंगे। समाज में जाकर भी हमेशा की तरह एक महान इंसान बने रहना। सूबेदार मेजर ने भी उसके कंधे पर थपथपाते हुए उसे प्रोत्साहित किया। स्वस्थ रहना बेटा, बाद में एक शानदार अधिकारी बनकर जरूर वापस आना, तब मैं तुम्हें अपने हाथ से खाना खिलाऊंगा। अर्जुन ने सभी को सिर झुकाकर धन्यवाद दिया और अंत में अपनी उस सीओ की गाड़ी को एक बार देखा जिसे वह चलाता था। वह गाड़ी उसके लिए अपमान और दर्द का प्रतीक थी, लेकिन साथ ही वह बदलाव की शुरुआत की एक साथी भी थी। मुख्य द्वार से बाहर निकलते हुए उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसके सामने अब एक नया रास्ता खुला था, सेना की चारदीवारी से बाहर, एक व्यापक दुनिया की ओर, और एक दिन वापस लौटने वाले उस रास्ते की ओर उसने एक मजबूत कदम बढ़ाया। सर्दी बीत चुकी थी और उसके जीवन में एक नई बहार आ रही थी। सिपाही अर्जुन शर्मा की सेवानिवृत्ति के बाद भी शेरदिल बटालियन का समय चलता रहा। उसका वजूद यूनिट में एक किंवदंती की तरह बन गया। नए भर्ती होकर आने वाले सैनिक अपने सीनियर्स से यूनिट में सुधार लाने वाले एक बहादुर ड्राइवर की कहानी सुनकर अपना सैन्य जीवन शुरू करते थे। उसकी कहानी अन्याय के खिलाफ लड़ने के साहस और उम्मीद का प्रतीक बन गई थी। नए सीओ कर्नल ईश्वर सिंह ने विक्रम राठौड़ के बिल्कुल विपरीत नेतृत्व शैली से यूनिट का मार्गदर्शन किया। वह अधिकार जताने की बजाय संचार को महत्व देते थे और सजा की बजाय प्रोत्साहन के माध्यम से यूनिट के सदस्यों का स्वैच्छिक समर्पण प्राप्त करते थे। उन्होंने अर्जुन के मामले को केवल एक व्यक्ति के भ्रष्टाचार के रूप में नहीं,
देखा, बल्कि पूरे संगठन के लिए एक महत्वपूर्ण सबक माना जिससे सबको सीखना चाहिए। उन्होंने नियमित रूप से मानवाधिकार शिक्षा की कक्षाएं आयोजित की और अधिकारियों और सैनिकों के बीच संचार के चैनलों को संस्थागत रूप से सुनिश्चित किया ताकि दूसरा विक्रम राठौड़ पैदा न हो सके। सूबेदार मेजर भोलाराम ने इन सभी बदलावों को चुपचाप देखते हुए नए सीओ का साथ दिया। उन्होंने अपने दशकों के सैन्य जीवन में कई कमांडर देखे थे, लेकिन कर्नल ईश्वर सिंह जैसे दिल से यूनिट और अपने अधीनस्थों की परवाह करने वाले कमांडर दुर्लभ थे। वह कभी कभी अर्जुन को याद करके मुस्कुराते थे। एक युवा सैनिक के साहस ने इस गहरी पहाड़ी घाटी की यूनिट को मौलिक रूप से बदल दिया था। यह तथ्य उन्हें अद्भुत लगता था। एक समय राठौड़ के अत्याचारों से तंग आकर तबादला करवा चुके कैप्टन आलोक वर्मा की भी कुछ समय बाद अच्छी खबर आई। उन्होंने अपनी नई यूनिट में अपनी क्षमताओं को साबित किया और मेजर के पद पर पदोन्नत हुए। वह एक आदर्श अधिकारी के रूप में अपने रास्ते पर दृढ़ता से चल रहे थे। वह कभी कभी शेरदिल बटालियन के अपने साथियों से संपर्क करते और यूनिट के सकारात्मक बदलाव की खबर सुनकर सच में खुश होते थे। इसके विपरीत विक्रम राठौड़ का नाम लोगों की यादों से तेजी से मिट गया। अपमानजनक तरीके से वर्दी उतारने के बाद वह समाज में सामंजस्य स्थापित नहीं कर सका और कठिन समय बिता रहा था। ऐसी अफवाहें कभी कभार सुनाई देती थीं। एक समय जो असीम शक्ति का स्वामी था, उसके आसपास अब कोई नहीं था। उसका दयनीय अंत पीछे रह गए लोगों के लिए सत्ता की निरर्थकता और कर्म का फल का एक जीवंत सबक बन गया। समय बीता और कुछ मौसम बदले। यूनिट में एक पत्र आया। भेजने वाला अर्जुन था। उसने बताया कि उसका चयन भारतीय सैन्य अकादमी IMA के लिए हो गया है। पत्र में यूनिट के प्रति उसकी यादें और भविष्य में एक महान अधिकारी बनकर एक गर्व करने लायक रूप में वापस आने का वादा था। कर्नल ईश्वर सिंह ने सुबह की सभा में पूरी यूनिट के सामने उस पत्र को पढ़कर सुनाया। दोस्तों, हमारी यूनिट के पूर्व सिपाही अर्जुन शर्मा ने गर्व के साथ भारतीय सैन्य अकादमी में प्रवेश पाया है। उसने हमें दिखाया है कि अन्याय के खिलाफ खड़े होने का साहस कितना महत्वपूर्ण है। उसके पद चिन्हों पर चलते हुए हम सब अपनी अपनी जगह पर अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करें और भारत की सबसे पारदर्शी और मजबूत यूनिट बनाएं। चलिए कैडेट अर्जुन शर्मा के लिए जोरदार तालियों से उसका हौसला बढ़ाएं। परेड ग्राउंड पर तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। यह केवल एक व्यक्ति की सफलता का जश्न मनाने वाली तालियां नहीं थीं। यह दर्दनाक अतीत को एक साथ पार करने और एक नई उम्मीद बनाने वाले शेरदिल बटालियन के सभी सदस्यों द्वारा खुद को दी गई प्रोत्साहन और संकल्प की तालियां थीं। पीछे रह गए लोग अपनी अपनी जगह पर अपनी कहानी लिख रहे थे। उनकी कहानियां कभी कभी कठिन और थका देने वाली हो सकती थीं, लेकिन अब वे निराशा या हताशा से भरी नहीं होंगी। वे अब जानते थे, चाहे कितना भी घना अंधेरा क्यों ना हो, एक छोटी सी मोमबत्ती दुनिया को रोशन कर सकती है। और जब वे मोमबत्तियां एक साथ मिलती हैं तो वे एक ऐसी विशाल रोशनी बन सकती हैं जो कभी नहीं बुझती। शेरदिल बटालियन की कहानी ऐसे ही जारी थी। कई साल तेजी से बीत गए। शेरदिल बटालियन अब डिवीजन की सबसे आदर्श यूनिटों में से एक गिनी जाती थी। कर्नल ईश्वर सिंह को यूनिट का सफलतापूर्वक नेतृत्व करने के लिए कर्नल के पद पर पदोन्नत किया गया और वे ब्रिगेड कमांडर के रूप में चले गए। और उनके बाद आने वाले कमांडरों ने भी उनकी महान परंपरा को जारी रखते हुए यूनिट को विकसित किया। सूबेदार मेजर भोलाराम अपनी सेवा पूरी करके सम्मानपूर्वक सेवानिवृत्त हो गए थे और अब यूनिट के पास एक छोटी सी दुकान चलाते हुए कभी कभी यूनिट आकर युवा सैनिकों का हौसला बढ़ाते थे। और अंत में वादे का दिन आ गया। अपने कंधे पर एक चमचमाता हुआ सेकंड लेफ्टिनेंट का सितारा लगाए एक युवा अधिकारी ने शेरदिल बटालियन के मुख्य द्वार से प्रवेश किया। वह कोई और नहीं बल्कि भारतीय सैन्य अकादमी से बेहतरीन अंकों से स्नातक होकर अपनी पहली पोस्टिंग के लिए स्वेच्छा से यहां आने वाला सेकंड लेफ्टिनेंट अर्जुन शर्मा था। वह अब कुछ साल पहले यहां से एक भगोड़े की तरह जाने वाला सिपाही नहीं था। उसकी अनुशासित चाल, आत्मविश्वास से भरी आंखें और करीने से स्त्री की हुई अधिकारी की वर्दी यह बता रही थी कि उसने पिछले कुछ सालों में कितना कठिन समय बिताया है। उसने सबसे पहले सीओ के दफ्तर जाकर नए सीओ को अपनी ज्वाइनिंग रिपोर्ट दी। सीओ उसकी पृष्ठभूमि से अच्छी तरह वाकिफ थे।
तो तुम ही हो सेकंड लेफ्टिनेंट अर्जुन शर्मा। तुम्हारी कहानी हमारी यूनिट की एक किंवदंती है। वापसी पर तुम्हारा स्वागत है। तुमसे बहुत उम्मीदें हैं। धन्यवाद सर। मैं उम्मीदों पर खरा उतरने वाला एक प्लाटून कमांडर बनूंगा। रिपोर्टिंग पूरी करने के बाद वह सीधे अपनी प्लाटून की ओर गया। उसका इंतजार कर रहे प्लाटून के सदस्यों के चेहरों पर जिज्ञासा और उम्मीद के भाव थे। सेकंड लेफ्टिनेंट अर्जुन शर्मा अपने सैनिकों के सामने खड़ा हुआ और थोड़ी कांपती लेकिन सच्ची आवाज में अपना पहला भाषण दिया। मैं आज से तुम्हारे साथ रहने वाला तुम्हारा प्लाटून कमांडर सेकंड लेफ्टिनेंट अर्जुन शर्मा हूं। मैं तुमसे 3 वादे करता हूं। पहला, मैं तुम्हारे साथ कभी अन्याय नहीं होने दूंगा। दूसरा, मैं हमेशा तुम्हारी आवाज सुनूंगा। तीसरा, ट्रेनिंग युद्ध की तरह कठिन होगी लेकिन किसी भी परिस्थिति में मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। चलो मेरे साथ मिलकर सबसे अच्छी प्लाटून बनाएं। उसके इस ईमानदार भाषण पर सैनिकों ने जोरदार तालियों से जवाब दिया। उस शाम अर्जुन ने यूनिट के कोने कोने में धीरे धीरे घूमा। बहुत कुछ बदल गया था लेकिन उस समय की यादों से जुड़ी जगहें अभी भी थीं। वह गैराज जहां वह रोज सीओ की गाड़ी साफ करता था, राठौड़ के क्वार्टर का वह बगीचा जहां उसे अपमानित होना पड़ा था, और वह जगह जहां उसने अपने पिता को रोते हुए फोन किया था। उसने एक एक करके उन जगहों का दौरा किया और अपने अतीत का सामना किया। अपमान और गुस्से से भरा सिपाही अर्जुन, वह अब उस समय के अपने आप से शर्मिंदा न होने वाला एक कमांडर बनकर लौटा था। उसने अपनी जेब से एक पुराना फाउंटेन पेन निकाला। सत्यमेव जयते उसके पिता का यह तोहफा अकादमी के दिनों में जब भी वह थकता या हारता उसका आदर्श वाक्य बन गया था। उसने पेन को कसकर पकड़ते हुए एक बार फिर संकल्प लिया। शाम की सभा के बाद उसने अपने पिता, जो अब लेफ्टिनेंट जनरल बन चुके थे, को फोन किया। अब जिनके कंधे पर 3 सितारे थे, वे अपने बेटे की पहली पोस्टिंग की खबर सुनकर सबसे ज्यादा खुश थे। पहला दिन कैसा रहा? सब ठीक था? जी पिताजी, सब कुछ नया है और कंधों पर भारी जिम्मेदारी है, लेकिन मुझे विश्वास है कि मैं कर लूंगा। हाँ, मुझे विश्वास है तुम कर लोगे। हमेशा अपने शुरुआती इरादों को मत भूलना और अपने अधीनस्थों से प्रेम से पेश आना, यही एक कमांडर का सबसे बड़ा गुण है। पिता से बात करने के बाद अर्जुन ने अपने क्वार्टर की खिड़की से रात के आसमान को देखा। उत्तराखंड के पहाड़ी आसमान में अनगिनत तारे थे जो शहरों में नहीं देखे जा सकते थे। उसने उन तारों को देखते हुए चुपचाप वादा किया, जिन मूल्यों की वह रक्षा करना चाहता था और जिन लोगों ने उस पर विश्वास किया था, उनके लिए वह इस वर्दी के वजन और सम्मान को कभी नहीं भूलेगा। वह एक ऐसा कमांडर बनेगा जो सैनिकों के आंसू पोंछेगा और उनकी ढाल बनेगा। एक समय जो निराशा का प्रतीक था, उस काले पानी के किले को अब वह उम्मीद और न्याय का प्रतीक बनाएगा। यह एक युवा अधिकारी का तारों से किया गया एक दृढ़ वादा था और एक लंबी और अंधेरी सुरंग से गुजरकर अंततः रोशनी का सामना करने वाले एक व्यक्ति की नई शुरुआत थी। उसकी कहानी का अभी पहला पन्ना ही पलटा था।